दोनों जने हमारे बधाई बधाई के पात्र हैं। जी सर। थैंक यू, ये थैंक सब यू। सब सर का ही है। आ, जी। बोले, ये सब सर का ही है सर, सब कुछ सर की परिकल्पना है, सर का सृष्टि है, सर की संरचना हाँ, है। तो वो तो है, हमारे जी। भाई हैं भी। हम्म, हम लोग तो हमेशा यही कहते हैं सर कि सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोहि प्रभु। और भी प्रोत्साहित। हाँ हाँ, सही बात, सही। आ, एक बात तो महीना सही है। प्रोग्राम लगभग। शुरू किया, हाँ प्रोग्राम शुरू करते हैं। प्रोग्राम इजाजत जी। दीजिए प्रोग्राम शुरू करने की। सर चंदन इजाजत जी है। प्रोग्राम शुरू करें। हाँ। जी। चल- आ, एक महीना लगभग लगभग बीत गया हम लोगों को इस जी बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोग्राम को शुरू किए हुए। जी जी जी। महिला राजनीतिक प्रशिक्षण, राजनीतिक नेतृत्व प्रशिक्षण का ये कार्यक्रम है, और बहुत दिल से, बहुत मन से बनाया हुआ ये कार्यक्रम है, हम्म। जिसमें प्रत्याशा है, इच्छा है कि हमारे घर की बहू बेटियां, सामान्य घरों की बहू बेटियां भी राजनीति के क्षेत्र में और राजनीति के नेतृत्व के क्षेत्र में अपने लिए स्पेस बना सकें, और वहां से देश की नीतियां, देश की व्यवस्था को संचालित कर सकें, उनको प्रभावित कर सकें। सही इस है, पुनीत सही है। उद्देश्य के साथ ये प्रोग्राम तैयार किया गया था। उद्देश्य ये था कि हमारे यहाँ इच्छा तो है, महिलाओं में काबिलियत भी है, लेकिन उस तरह की अभी जो इकोसिस्टम है वो शायद डेवलप नहीं हो पाया था। हम्म। बस उस इको सिस्टम को ही थोड़ा सा और मॉडरेट करने की दिशा में, और अपने लोगों को और अधिक जागरूक करने की दिशा में ये सीएसएसपी का अपना छोटा सा प्रयास है, जिसमें हम हम्म। लोग करीब करीब 50 प्रतिभागी हम लोगों के हैं, जो सभी अभी जुड़े तो नहीं है, लेकिन जी। 50 प्रतिभागियों के साथ हम लोगों ने ये पहला बैच शुरू किया है। अच्छा 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 अच्छा, वेरी गुड। पिछले एक महीने में हम लोगों ने बहुत सारी चीजों पर बात करी है। सबसे हम्म। बड़ी चीज हम लोगों के साथ ये थी कि पॉलिटिक्स क्यों जरूरी है, पॉलिटिक्स में आने के लिए बैरियर्स कौन कौन से हैं, किस हम्म। तरह हमारे घरों की महिलाएं उन बैरियर्स को तोड़ सकती हैं, किस तरह जो वर्क और घर के बीच का जो समन्वय है उसको कैसे स्थापित कर सकती हैं। सही सही सही। राजनीतिक संरचनाएं कौन कौन सी हैं जहां से राजनीति की शुरुआत की जा सकती है, देश की अपनी राजनीतिक संरचना कैसी है। बहुत सारे विषयों पर चर्चा हुई है। बहुत सारे प्रतिभागी इस तरह के हैं जिनका अपना राजनीतिक मन मिजाज है, बहुत सारे ऐसे भी हैं जो अभी राजनीति के क्षेत्र में बहुत नए हैं, लेकिन उनकी राजनीतिक थोड़ी बहुत सूझबूझ तो है सर, ऐसा लगता है। कुछ लोग हम्म। सक्रिय राजनीति में भी हैं जो आज के डेट में हम लोगों के साथ पार्टिसिपेट के रूप में बैठे हुए हैं। तो जी। मैं सबका स्वागत करता हूं, और सबके बीच सबसे महत्वपूर्ण जो स्वागत मैं करता हूं वो अ, गांधी ने लिखा था, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। लेकिन हम्म। देश के जिन कुछ व्यक्तियों ने गांधी के साथ प्रयोग किया, उनमें से एक हम लोगों के बीच में आज बैठे हुए हैं, नहीं, ऐसा डॉक्टर कुछ उदय नहीं है। त्रिपाठी सर। ऐसा अ, कुछ नहीं है। सर ने बहुत, जब स्वतंत्रता आंदोलन के दौर में तो गांधी के साथ बहुत लोग चले। जी स्वतंत्रता के बाद जिन लोगों ने गांधी को जीने का प्रयास किया है, जी जी उनमें से एक हम लोगों के बीच आज हम लोगों के बीच में बैठे हुए हैं, डॉक्टर उदय त्रिपाठी सर। डॉक्टर उदय जी। आपका त्रिपाठी बड़ा। सर हम लोगों के साथ में ही, हम लोगों के बगल के जिले में मऊ रानीपुर में 1976 से लेके 2009 तक आपने अध्यापन किया। हम में से बहुत सारे लोग अक्सर इस बात को की शिकायत करते हैं कि हम शिक्षक हैं, हम इस महाविद्यालय में हैं, इस यूनिवर्सिटी में हैं, हम राजनीति की गतिविधियों में कैसे हिस्सेदार हो सकते हैं। जीवित उदाहरण हम लोगों के बीच में प्रोफेसर उदय त्रिपाठी सर बैठे हुए हैं, जिन्होंने अपने शैक्षणिक जीवन को उतनी ही ईमानदारी के साथ निभाया, और उस ईमानदारी के साथ निभाते हुए भी आपने राजनीति के प्रति, समाज के प्रति अपनी संवेदनात्मक दृष्टि, समाज में हो रहे उतार चढ़ाव, और हर उतार चढ़ाव पर अपनी एक गांधीवादी प्रतिक्रिया के साथ जिन्होंने जीवन जिया है, हम लोगों के बीच आज उपस्थित थे।
डॉक्टर उदय त्रिपाठी सर के रूप में। सर शिक्षक राजनीति में भी रहे, 6 वर्षों तक लगातार आप बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में शिक्षक संघ के अध्यक्ष रहे। आपके जो आंदोलन के तरीके हुआ करते थे उनमें गांधी कभी विस्मृत नहीं हुए। आप मौन से लेके उपवास से लेके और लोगों के साथ आंदोलन करने में यकीन रखते थे। केवल इतना ही नहीं, तब जब सरकार बहुत अच्छी सैलरी दे रही थी, बहुत सुकून की जिंदगी थी, बड़े सुकून से अपना जीवन काट सकते थे झांसी और मऊरानीपुर के बीच में। उस दौर में सर ने 200 किलोमीटर की पदयात्रा इसलिए की कि वो गांव को समझ सके, गांव की जो मूलभूत समस्याएं हैं उनको जान सके, उनके प्रति जीते हुए, जिसको हम ये कहते हैं कि हम 10 मिनट अगर अपनी एसी गाड़ी में से उतर जाते हैं और उतर के कहीं चट्टी चौराहे पे रुक जाते हैं तो हम कहते हैं कि हमने गांव देख लिया। पर्याप्त नहीं है ये। सर ने ये पूरे पूरे 200 किलोमीटर की पदयात्रा करी इसलिए कि वो जान सकें कि मूल समस्याएं क्या है, किन समस्याओं को लेके हम राजनीति में आगे बढ़ सकते हैं, किन समस्याओं पर हमें प्रतिक्रिया देना जरूरी है, किन समस्याओं पर हमें लोगों की संवेदनाओं के साथ जुड़ना होगा और हमारे साथ लोग जुड़ पाएंगे। तो ऐसे महान विभूति का मैं CSSP के इस मंच पर स्वागत करता हूँ। मैं प्रणाम करता हूँ अपने डायरेक्टर डॉक्टर AK वर्मा सर को, जिनकी वजह से इस तरह के लोग इस तरह के मंचों पर आ पाते हैं और हम सभी आपके अनुभवजन्य ज्ञान से आप प्लावित हो पाते हैं, उससे लाभ प्राप्त कर पाते हैं। मैं सभी का पुनः स्वागत करता हूँ। आज 10वें सेशन में हम लोग स्तर से समझेंगे कि राजनीति में चीजों को कैसे समझा जाता है, समस्याओं को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, उन पर कैसे लोगों को जोड़ा जाता है, लोगों के साथ संवेदनाओं को जोड़ते हुए हम टीम कैसे बनाते हैं, कैसे आगे बढ़ते हैं। ये मेरी तरफ से एक आउटलाइन रहेगी, बट ऐसी कोई आउटलाइन नहीं है जिसके बीच हम सर को बांधना चाहें। सर स्वतंत्र होंगे अगले 1 घंटे के लिए। सर को जो भी इच्छा बनेगी अपनी जिए हुए चीजों को अभिव्यक्त करेंगे और वो सारी चीजें जो आपको भी करनी है। तब यदि आपके पास बहुत बड़ा धनबल नहीं है, बहुत बड़ा बाहुबल नहीं है, आपके पास किसी राजनीतिक परिवार का संरक्षण नहीं है, तो आपके राजनीति में आगे बढ़ने की दिशा सिर्फ और सिर्फ वही हो सकती है जो आज सर बताएंगे। तो मैं सीधे आमंत्रित करूंगा अपने डायरेक्टर सर की अनुमति लेते हुए कि सर अगले 1 घंटे में आप जो भी कहना चाहें हमारे प्रतिभागियों के लिए, हम सारे लोगों के लिए हम स्वागत करेंगे। डॉक्टर उदय सर। सबसे पहले तो हम आप सबका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें ये लायक समझा कि हम आपसे बात करें। दूसरा, आवाज आ रही है ना? फर्स्ट आ क्लास, रही बहुत अच्छी आवाज है। अच्छा, दूसरा क्या है कि अब कहाँ से शुरू करें? 80 साल में जो है 60 साल के अनुभव है, चलो शुरू करते हैं। जब मैं कॉलेज में था तो हमारे वर्मा जी हमारे साथ थे और एक संयोग से हम लोग जो है एक साथ थे, कई साल रहे। तो वर्मा जी ने हमें अब मैं थोड़ा सा ये कहना चाहूंगा कि हमें जो मन में भाव आया था कि क्या राजनीति के जो परंपरावादी लोग हैं, राजनीतिक दलों के लोग हैं, क्या वही राजनीति कर सकते हैं? हम लोग नहीं कर सकते क्या? जो राजनीति से हटके हुए शिक्षक हैं या डॉक्टर हैं या वकील हैं, तो ऐसे लोग हैं जो अपना पेशा भी करते हैं लेकिन उनके पास समय अगर है तो वे उस समाज की सेवा भी कर सकते हैं। समाज की सेवा के मानने हैं केवल इतना नहीं है कि हम समाज के लिए कोई बहुत बड़ा सर पे वो लेके चल रहे हैं बाहर। इतना सा अर्थ है कि अगर कोई समस्या सामाजिक आती है, उस समस्या के लिए हम अपने समझ, अपने अध्ययन से, अपने अनुभव से क्या उसे संदेश दे सकते हो, किस शैली में दे सकते हैं, यह एक दिमाग में बात आ रहती है। अब उदाहरण के तौर पर मैं बताऊं आपको कि एक बार क्या हुआ, एक बस दुर्घटना घट गई। बरमाई जानते रिप्टा है, एक सुखनई का रिप्टा कहलाता, उसके पास एक मोड़ पे बस टकरा गई, भारी लोग क्षति हो गए, लोग मारे गए। अब
2 दिन हो गए, कोई सरकार की तरफ से राहत कार्य की घोषणा नहीं हुई। नाम नहीं लेना चाहिए, तो फिर भी ले रहा हूँ, मुख्यमंत्री से पंडित नारायण तिवारी जी। बुरा लगा हमको मन में कि ये सब क्या है। हम आसपास के विधायकों से, एमपी से भी कह सकते थे, लेकिन हमने कहा कि हम कहेंगे इससे क्या फायदा। तो हमने 36 घंटे का मौन धारण किया और चेतावनी सावधानी दिवस मनाया। बैनर लगा के तहसील प्रांगण में बैठे गए 36 घंटे तक। तो आपको जानकर अच्छा भी लगेगा कि 24 घंटे में राहत कार आ गया और डीएम आ गए, उठ जाइए, अब तो उठ जाइए, राहत कार आ गया है। लेकिन हमें ने कहा कि नहीं, मौन धारण किए हैं, राहत कार आ गया, लेकिन 36 घंटे की साधना तो पूरी ही करेंगे। इस प्रकार से धीरे धीरे काम करते रहे। फिर एक बार क्या हुआ कि मन में आया कि गांधी जी पद यात्रा करते थे, पद यात्रा से जानते थे समाज को कैसे जोड़ना। गांधी जी को सलाह दी थी गोखले जी ने। गांधी को गोखले जी सलाह दी थी, जाओ पहले देश घूम के आओ, फिर राजनीति को उतरना, जाओ अफ्रीका से आ गए। तो हमारे मन में भी आया कि इस क्षेत्र में काम करना है और अगर समस्याओं से जोड़ना है तो गांव गांव में जाना चाहिए। तो मैंने जो है 1 जून से 84 की बात है, ये कॉलेज बंद हो गए थे, तो पद यात्रा शुरू की और पहले पूरी मऊरानीपुर नगर का भ्रमण किया। और भ्रमण करके जो समस्याएं थी, रोड की, बिजली की, पानी की, और थोड़ी और बहुत समस्याएं जैसे होती जातिगत संघर्ष की, वो सामने आती गई। हम किसी का समाधान तो कर नहीं सकते थे, हम नोट करते जाते थे कि इनको प्रशासन को लिखेंगे। तो जब हम यात्रा कर रहे थे उस समय हमें से याद पड़ रहा है कि डीएम थे, कोई डीएम थे, तो उन्होंने जो है एसडीएम को पत्र लिखा, जो समस्याएं पेपर वाले लिख रहे हैं, समाचार पत्र वाले लिख रहे हैं, उनको नोट करते जाइए और इनके समाधान होना चाहिए, और जब तक वो हमसे मिलने आए तब तक समाधान हो जाना चाहिए। इस तरह हम जबकि बोले बिल्कुल नहीं। पत्रकार आए, हमने पत्रकार से कहा कि हम बोलेंगे नहीं, वक्तव्य नहीं देंगे, आप देखिए जो खिलाफ में हमारे पक्ष में जो भी लिखना आपको सरकार के पक्ष में जो सब चीज लिखना आप लिखिए, हम हमारा वक्तव्य कोई नहीं, हम तो देखने सुनने निकले हैं। तो ये फिलॉसफी बना के चल रही थी, हम देखने सुनने निकले हैं, समाधान तो सरकार के पास है, हम सरकार तक बात पहुंचा देंगे। इससे लाभ क्या हुआ, जो अनुभव की बात बताते हैं कि हम विवाद से बच गए थे किसी विवाद में। और नियम क्या बनाया था, नियम बनाया था कि जिस गांव में जाएंगे पहले उसके प्रधान से मिलेंगे, प्रधान से मिलने के बाद उसके जो नेक्स्ट हारा हुआ प्रत्याशी रहा होगा उससे मिलेंगे, दोनों से बात करेंगे, फिर दोनों से प्रार्थना करेंगे हम गांव जा रहे हैं और आप हमारे साथ नहीं चलेंगे। एक प्रधान जी ने कहा कि ऐसा क्या है, सब हमारे गांव में आ रहे हो, हमारे पास भी आए हो, हम आपके साथ ना चलें। हमने अब समस्याएं सुनने और देखने निकले हैं, बुरा मत मानना, अगर समस्या आप ही गांव की है तो लोग हंसेंगे नहीं कि समस्या तो गांव के साथ लिए चल रहे हो। तो वो अच्छा साहब ये भी होगा, हमने के हो सकता है जो हो, आप समस्या हो ना बता रहे हो कोई। तो खैर उनको हमने मना किया। इस तरह से हमने गांव गांव का दौरा किया और करीब 200 किलोमीटर, जिसमें हम नाम ले सकते उल्दन, कचनेऊ, कटघर, बंगरा, मऊरानीपुर, सकरार, इस तरह से गांव में होते हुए हम 10 दिन में करीब पहुंच गए झांसी। तो वो एक बड़ा सुखद अनुभव रहा, न लू लगी न लपट लगी। सवेरे 5:30 में निकल संघ का मामला था, तो अब वो हमारे हाथ में नहीं था, वो तो सारे शिक्षक भाइयों ने तय किया कि आपको बुंदेलखंड विश्वविद्यालय शिक्षक संघ का चुनाव लड़ना है। लॉबी तो होती है, एक लॉबी ने कहा कि नहीं, हम तो चाहते हमारे प्रत्याशी आप हैं, तो उन्होंने खड़ा कर दिया, बन गए। लेकिन उस समय भी शिक्षकों में जो समस्याएं आती थी, उनको ऐसे नहीं कि लड़ भिड़ के गुस्सा करके बहुत। एक छोटा सा उदाहरण देते हैं, बरमाई जानते हैं, हमारे ललितपुर में एक नेहरू कॉलेज है। नेहरू कॉलेज एक सिन्हा साहब थे, स्वभाव से कम्युनिस्ट थे,
और वे 5-6 महीने से निलंबित चल रहे थे। और निलंबित क्यों चल रहे थे? क्योंकि उन्हें वो आंदोलन चले गए जेल। वो आंदोलन में नियम अपने यहाँ ये है हमारे यहाँ कि 48 घंटे से ज्यादा जो जेल में रहेगा वो स्वतः ही निलंबित हो जाएगा। तो वो स्वतः निलंबित हो गए। वो मैनेजर उनसे नाराज थे, श्री हरिनाथ चौबे जी वहां गए थे, नगर पालिका चेयरमैन नाराज थे तो उन्हें बहाल नहीं कर रहे थे। अब हमारे सामने समस्या है कि साहब इसको निपटवाइए। अब हम गए लेकिन तो चौबे जी ने क्या किया कि वो वकील थे, बार एसोसिएशन अध्यक्ष थे, नगर पालिका के चेयरमैन थे, अच्छे प्रभावशाली व्यक्ति थे। तो उन्हें एक्ट इंस्टीट्यूट हमारे सामने खोल के रख दिया कि देखो स्वतः लंबित हो गए हैं, वो हम बहाल कर नहीं रहे हैं, इतना सा मामला है, वो बहाल इसलिए नहीं कर रहे हैं। तो आप और क्या कहना चाहते हैं? तो हमने वो समझ गए कि हमें बहस में उलझाना चाहते हैं, हमें इनसे वकील साहब हैं, बहस में तो हम जीत नहीं सकते, अध्यापक आदमी। तो हमने एज ए किताब बड़े सलीके से बंद करके उनके आगे सिखा दी। बोले हमने कहा इसको हम नहीं पढ़ते हैं। बोले क्यों? हमने इसमें 2 बातें लिखी, कैसे शिक्षक रखा जाएगा और कैसे शिक्षक हटाया जाएगा। मुझे रखना है नहीं, हटा ना पाए, इसलिए हमारे पास बूटा है, हम संघर्ष करेंगे उसके लिए। होते करते हुए मान गए और वो बहाल हो गए। और इस पे बहाल हो गए कि हमने कहा वो आपको बहुत शिकायतें उनसे हैं, तो बूटा का पेड मेरे पास है, मैं आप उनकी तरफ से बूटा की तरफ से आपसे माफी मांग सकता हूँ, पूरे मैनेजमेंट से। आपके प्राचार्य भी नाराज है, उनसे भी। आप इस पे जो चाहे लिख दीजिए या हम आप बोलते जाइए, हम लिख देते हैं। तो अनुभव ये हुआ कि उन्होंने लिखाया कुछ नहीं, बहाल कर दिया। बोले ये शिक्षक ने अपने अध्यापक को दे जा, वो लड़ता है मैं। तो कहने के माने कि तैस में और ताव में और संगठन की ताकत से ही कुछ आप हासिल नहीं कर सकते। आपको गांधीवादी मतलब है, अपनी बात संवाद के जरिए कहिए, प्रभावशाली ढंग से कहिए और थोड़ी सी नैतिकता के साथ कहिए। ऐसा नहीं कि आप ही आप सही है, दूसरा बिल्कुल गलत होता है, ऐसा नहीं होता है। इस तरह के अनुभव जो हुए फिर, और इस फाक से क्या हुआ कि 2 बार बना दिए गए, 3-3 साल का टर्म होता था, 2 बार 6 साल बने रहे। तो ऐसे शिक्षक संघ में बहुत सारे काम हुए और कैसे कई प्रकार के अनुभव हुए। एक गांधी विद्यालय है उरई में, फरमाई जानते हैं, वहाँ एक शिक्षक को सस्पेंड करा दिया और सेवाएं समाप्त करा दी। वो और मैनेजमेंट था, वो शिक्षक उनके बहुत निकट थे। हम जब पहुंचे तो पता लगा शिक्षक नहीं करा दिया। तो जो निलंबित हो गए थे उनसे हमने प्रार्थना की कि भैया जिस शिक्षक ने आपका साथी निलंबित किया है उसके पास चलो, हम चलते हैं और उससे शिकायतें जो दूर करते हैं और थोड़ा सा समरसता बनाओ। अब वो तैयार हो गए। और जबकि वो प्रिंसिपल थे, समाधिया जी थी वर्मा जी, आप शायद जानते होंगे, समाधिया जी थी। तो फिर जब वो उन्हें संभाला, फिर मैनेजर से बात की तो बहाल हो गए वो। चलो साहब बहाल हो जाते। तो ऐसे उसके भी अनुभव हैं। और वेशभूषा वर्मा जी जानते हैं कि हमने गांधी की आपने बात की तो हमारे पिताजी हमें चरखा चलवाते थे बचपन में। हम वो भी चलाते थे, हमको भी चलवाते थे। तो हमने फिर जीवन भर खादी के कुर्ता पजामा ही पहने। कॉलेज में गए तो कुर्ता पजामा ही पहन के गए। और एक प्रकार से 35 साल जब मऊरानीपुर में रहे तो प्रसिद्ध हो गया था कि सफेद कुर्ता पजामा वाले सर। तो ड्रेस ही पहचान बन गई थी कि वो। तो कहने के माने कि ये जो अपना प्रोफेशन है हमारा शिक्षक का, यह सादगी मांगता है और नैतिकता मांगता है। अगर आपके पास सादगी और नैतिकता है, सादगी माने ये नहीं कुर्ता पजामा, सादगी माने आप बिल्कुल सहज हैं, बहुत बनावट से प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं अपने व्यक्तित्व का। आपकी योग्यता आप बोल रही है या आपका आचरण बोल रहा है। और सबसे ज्यादा भैया आचरण बोलता है, आचरण सबसे ज्यादा बोलता है। एक छोटा सा उदाहरण है, एक चौराहे पड़ता था, टीकम चौराहा। एक पान बीड़ी सिगरेट की दुकान थी, बिलिया सरनेम था। वो आया, उसे पैर छुए, बोले सर एक निवेदन करना है, बताओ क्या करना है। बोले आप जो है चौराहे पे रुका नहीं करे, हम लेकिन लोग बात करते हैं, नमस्ते करते, रुक जाते हैं, तुम्हें क्या दिक्कत होती? जैसे हमारी दुकान नहीं चलती।
तो हमने जो तो अच्छी बात है, अच्छी बात तो ऐसा धंधा तो हमारा खत्म हो जाता है, हमारी आमदनी घट जाती है। तो हमारे मन में आया कि देखो आप कुछ नहीं बोलते हैं, कुछ किसी से कहते भी नहीं है, फिर भी लोग सम्मान करते हैं, और सम्मान करने के एवज में सिगरेट की दुकान से सिगरेट पीते हैं, गुटखा नहीं लेते हैं। तो ये सब बातें हैं जो जीवन के आचरण से ही आती हैं, नीति सिद्धांत से नहीं आती है। और एक बात है, चंद्रशेखर आजाद जी की याद आती है। वर्मा जी भी जानते हैं अच्छी तरह, मेरे गुरु थे डॉक्टर भगवान दास माहौर। उनने एक संस्मरण सुनाया था जो मुझे बहुत अच्छा लगा था। उन्होंने सुनाया कि जब ये तय हुआ कि असेंबली में बम पटकना है, पार्लियामेंट में, अंग्रेजी हुकूमत में, कौन पटके, तो उनकी जो हाई कमांड थी क्रांतिकारियों की, उसने ये तय किया कि चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह में से कोई एक पटक दे। अब दोनों में से कोई पटके जी आपस में बैठ के तय कर लें। तो आप लोग बुरा ना मानना भाई, सब पढ़े लिखे विद्वान लोग हो। उस समय चंद्रशेखर जी ने बड़ी प्यारी टिप्पणी की। चंद्रशेखर ने टिप्पणी क्या की कि आप पढ़े लिखे लोग हो, भगत सिंह पढ़े लिखे थे, जो बैठाने वाले थे वो पढ़े लिखे थे, माहौर साहब खुद उनके जो साथी थे भाई, वो खुद बीए में पढ़ रहे थे जब क्रांतिकारी बने। पढ़े लिखे लोग सोचते ज्यादा, हाँ करते कम। अरे इसमें क्या बहस करना, बोले हम दोनों कुश्ती लड़ते हैं, जो इसको पटक देगा वो बम पटक देगा। तो इतनी सरलता से चंद्रशेखर जी ने उत्तर दे दिया और समस्या का समाधान कर दिया। तो भगत सिंह जी बोले कि इतना ही नहीं करना है, फिलॉसफी ऑफ बम, बम पटकने का दर्शन का पर्चा भी हमारे पास है, दिखाया उनने। वो पटाखे से बांटना है और गिरफ्तारी तो होगी ही, गिरफ्तारी देना है। जो गिरफ्तारी देना है, मैंने तो प्रण किया मैं तो आजाद हूँ, गिरफ्तार कर नहीं सकते ब्रिटिश सरकार। तो बोले गिरफ्तारी तो होगी और आपको ज्ञान देना पड़ेगा, ये फिलॉसफी बम पटाना पड़ेगी। बोले तो फिर भाई भगत सिंह तुम ही पटको। कहने का मेरा पढ़ाया ये है, इतनी निष्ठा अपने सिद्धांत के प्रति जो खुद बनाई है हमने, किसी ने बनाया नहीं था कि वो गिरफ्तार ना हो। तमाम गिरफ्तार हुए देश में, कितने आजादी संघर्ष कितने गिरफ्तार हुए थे। एक चंद्रशेखर ने प्रतिज्ञा कर ली थी, और दो नायक हमें ऐसे लगते हैं जिन्हें ब्रिटिश सरकार की पुलिस छू नहीं पाई। वो जो दोनों नायक हमारे भारतीय समाज के आदर्श हैं, एक महिला है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, और एक हमारे चंद्रशेखर आजाद जी। इलाहाबाद के एलिफेंट पार्क में वो लेटे थे, मुखबिरों ने सूचना कर दी, जो चंद्रशेखर जी ने पहचानता तो कोई था नहीं, फोटो ने कोई छपने नहीं दी थी अपनी कभी। तो पुलिस आ गई, गोलियां चलने लगी, चंद्रशेखर जी की गोलियां दंदनाने लगी। एक गोली बची उनके हाथ माउजर में। तो उन्होंने कहा अब बंद कर दो हम पे गोली चलाना, अब कोई गोली हमें मार नहीं पाएगी। उन्हें अपने मस्तिष्क पे एक गोली लगाई, कान के ऊपर, और धड़ाक से मर गए। केवल इसलिए कि हम ये लिखा ना जाए कि चंद्रशेखर ब्रिटिश सरकार की गोली से मरे थे। इतनी निष्ठा, इतना दृढ़ संकल्प और ऐसा निर्भय होना, ये सब राजनीतिक व्यक्तियों पे, वो ही राजनीति में आ सकता है। अभी तो पढ़े लिखे नहीं थे बिल्कुल भी। तो मेरा कहने का प्राय राजनीति में चाहे महिलाएं आए चाहे पुरुष आए, झांसी की रानी का जैसे आपने नाम लिया हमने, तो 23 साल में अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए। और जब लगा कि हम मर सकते हैं तो अंग्रेज हमें गिरफ्तार कर सकता है, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने घोषणा की थी कि जिंदा मुर्दा जैसी हो रानी लक्ष्मीबाई गिरफ्तार की जाए। तो ग्वालियर के रास्ते वो ग्वालियर की तरफ भागी। वहां पे किसी तरह से खून खच्चर होती हुई, खून बहता हुआ पहुंची घोड़ा लेके, और एक साधु की कुटिया में जाके घुस गई। और कुटिया में उनसे कहा कि यहाँ तुरंत चिता बनाओ, हम उसमें हम लेट जाएंगे तो जला देना। और उसको बड़ा संकोच करोगे तो हम तुम्हें मार देंगे, हमारे हाथ में तलवार है। तो वो वहां चिता में जल के भस्म हो गई, लेकिन अपनी शरीर को छूने नहीं दिया अंग्रेजों को। तो ऐसे महान लोगों के संकल्पों से भारत आज इतने आजाद है, इतना सम्मान है। केवल सम्मान में एक दो लोगों का हाथ नहीं, ऐसे हजारों तमाम लोगों का हाथ है। इसी तरह से हमारा समाज आगे बढ़ता रहता है। आज जब 47 के बाद हम आजाद हो गए, अब सब नई बात आ गई है कि संसद में लोग कैसे जाएं। ब्रिटिश सरकार की संसद को लोग कहते थे कि पूंजीपतियों की जो प्रतिनिधि सभा है,
अच्छा, पूंजीपति तुरंत पकड़ लेते हैं सत्ता को, कैसे पकड़े जानते, खूब जानते हैं। इसी में एक और संस्मरण याद आता है कि गांधी जी ने बहुत बड़ा काम किया था, खादी बनाई थी। और खादी बनाई थी तो खादी को बस न कहकर विचार कह दिया था, ये बस नहीं, एक विचार है। टैगोर साहब का पत्र हमारे पास है, तो टैगोर साहब ने बड़ा सख्त पत्र लिखा कि नग्नता ढकना ही विचार है, कोई किसी वस्त्र से ढके, आप खादी से थोड़ी केवल ढके सकते नग्नता, ढकना कोई वस्त्र है, वही विचार ही है। तो गांधी जी जवाब दिया टैगोर जैसे महान व्यक्ति को कि गुरुदेव, जब प्रातः काल चहचहाती चिड़ियों के कलरव को सुनकर आपके कंठ में कोई गान निकलता है, या आपकी उंगलियां किसी सितार वीणा को बजाने की बेचैन हो जाती हैं, तब क्या आप जानते हैं कि चिड़ियां जो रात का दाना खा के सोई थी इसलिए चहचहा रही सवेरे, और मैं जो खादी बना रहा हूँ वो उनके लिए बना रहा हूँ जो रात का खाना खा के सो नहीं पाते, भूखे रहते हैं, तो जो उन्हें रोटी भी देगा, व्यवसाय भी देगा, तन ढकने के कपड़े भी देगा। इस फिलॉसफी के दर्शन के साथ वो गांधी जी चले। तो आज भी पहनते हैं, जीवन भर से हमने खादी पहनते, आज वो जरूरत नहीं है उसकी, लेकिन हम पहनते हैं, बस आज तुम पहन रहे हैं क्योंकि खद्दर खादी बस में विचार था तो विचार बना के पहन रहे हैं। तो इस तरह से बहुत सारी बातें जीवन में आई, समझी, और हमें लगा कि सबसे पावन पवित्र धंधा पेशा कोई है तो अध्यापक का है, कि वह जो है अगर लालची नहीं है, उसे पैसा कमाने की इच्छा नहीं है, तो वो अपना सर्वस्व जो उसके पास ज्ञान का होता, वो आचरण का होता, वो अपने छात्र छात्राओं को सौंप देता है। तो ये तो बात इसकी सी होगी, आपको और विस्तार में क्या बताएं, आप तो बताओ क्या करना है, तो हम आगे करें। हम लोग आपके अनुभव का ये लाभ उठाना चाहते हैं कि जी आपने, जैसे आपने स्वयं बताया कि हमने जो है वो अध्यापन के और राजनीति दोनों को एमेलगेमेट किया, दोनों का मिश्रण हमारा जीवन रहा। तो अब हमारी महिलाओं के समक्ष एक नई संभावना, नई अपॉर्चुनिटी पैदा हुई है कि अब उनको जी 33% आरक्षण जो है संसद हाँ, में और 33%। विधानसभाओं में प्राप्त हाँ, हो गया है। 33% मिला। हाँ, अब जो है 33% आरक्षण उनको मिलेगा, आज मिले कल मिले, लेकिन वो संवैधानिक व्यवस्था हो गई है। और वो तो पास हो हाँ, गए मैंने। हाँ, और पंचायतों में और नगर पालिकाओं में वो 1993-94 से लागू है। तो अब महिलाओं को पंचायत से लेके पार्लियामेंट तक 33% आरक्षण प्राप्त है। और पूरे देश में पंचायत के स्तर पे लगभग 33 लाख पद हैं, जिसमें से हाँ कि 46% पदों पे महिलाएं हैं। किसी राज्य में 50% आरक्षण है, किसी में 33% आरक्षण है। और अब ये नई संभावना पैदा हुई है विधानसभा में, जो कि 29 से शायद लागू हो। हाँ हाँ तो हम ये चाहते हैं कि अब ये जो 33% क्षेत्र आरक्षित हुआ, यहाँ पे तो अब महिलाओं को महिलाओं से ही स्पर्धा करनी होगी। पहली चीज तो ये है। और दूसरी चीज ये है कि महिलाएं महिलाओं का जो एक सांस्कृतिक परिवेश है, संकोची स्वभाव है, उस स्वभाव में उन्होंने भी काफी कुछ मान लिया है कि राजनीति पुरुषों का ही डोमेन है, सो महिलाओं का कोई काम हाँ हाँ, नहीं। नहीं नहीं। अब तो 33% स्थान पे आपको जाना पड़ेगा। तो अब हम लोग की जो चिंता है वो ये है कि जब ये 33% वाला फॉर्मूला लागू हो गया है, तो ऐसा ना हो कि ये स्पेस जो है एमपी साहब और एमएलए साहब और राजनीतिक रूप से सक्रिय और जो मठाधीश है राजनीति के, उन्हीं के घरों की महिलाओं से ये स्पेस भर जाए। ये बढ़ जाए, राइट, बहुत। हमारी इच्छा ये है कि हमारे आम घरों की महिलाएं भी सोचे कम से कम कि ये स्पेस आज नहीं, हम भी इस क्षेत्र में आ सकते हैं, हमको भी आना चाहिए। तो आज आपके इस लंबे राजनीतिक और शैक्षणिक जीवन का अनुभव हम लोग इस प्रकार लेना चाहेंगे कि आप हमारी ये जो महिलाएं हैं, बच्चियां हैं, कुछ कुछ उसमें वयस्क भी हैं, आप इन लोग को ये मार्गदर्शन दीजिए कि भारतीय समाज को दृष्टिगत रख के जो अवरोध है वो तो है ही है, वो तो हम सब लोग जानते हैं। अपना भी मानसिक अवरोध है, पारिवारिक अवरोध है, सामाजिक अवरोध है, सांस्कृतिक अवरोध है, अवरोध ही अवरोध है।
हाँ लेकिन हाँ वो उसको हाँ, लेकिन उन अवरोधों के साथ वो 33% स्थान भी है। वो तो हाँ संविधान में अनिवार्यता हो गई है। हाँ, अब अनिवार्यता हो गई है। तो अब हमें अपनी महिलाओं को ये प्रेरित, शिक्षित और प्रशिक्षित करना है कि वो कैसे उस 33% स्थान के लिए मान के चले कि ये हमारा स्थान है और हमें इसमें आना है। आपका निर्देशन, आपका अनुभव आज हमें इनको इसीलिए चाहिए कि आप ये बताइए कि आपने तो बहुत दुनिया देखी है और ग्रामीण क्षेत्र से लेकर के देखे हैं कि ये लोग महिलाएं क्या करें, कैसे स्टेप 1 लें, कैसे स्टेप 2 लें, कैसे स्टेप 3 लें, कि जिस स्तर पे भी ये संभव हो कि ग्राम के स्तर पे, नगर पालिका के स्तर पे, विधानसभा के स्तर पे, लोकसभा के स्तर पे ये कैसे आए। तो आप आज का जो वो अपना वो है प्रेजेंटेशन है, हम लोगों को ये समझाइए कि ये हमारे महिलाएं जो है कैसे राजनीति के क्षेत्र में प्रवेश करें और प्रवेश करने में जो आने वाली संकट, संभावनाएं, दिक्कतें हैं, उससे ये कैसे जूझते हुए सफलतापूर्वक एक कुशल राजनीतिक बन सके। और कुशल राजनीतिक बनने के लिए महिलाओं को स्पर्धा तो करनी पड़ेगी, लेकिन उसका स्वरूप क्या होना चाहिए, संस्कृति किस तरीके की, जो आजकल राजनीतिक संस्कृति में गिरावट आ गई है, अपराधी है, पैसे का बहुत प्रयोग है, कैसे उससे लड़ते हुए, संघर्ष करते हुए ये अपने को राजनीति में प्रवेश कराएं और जनप्रतिनिधि बन सके, अच्छे जनप्रतिनिधि बन सके। जी जी जी। असल में दो समस्याएं हैं। हेलो जी जी, हेलो, आप दो यस सर। सुनाई समस्याएं दे रहा हैं। है जी। एक, हाँ सुना दे। एक तो समस्या ये है कि अभी जो हैं वे पूर्ण खुद नहीं है, उनके पति काम कर रहे हैं, पिता काम कर रहे हैं, भाई काम कर रहे हैं, माने वो हैं, नाम मात्र की हैं। उनको जागरूक करना, एक जो अब नए आएंगे उन्हें जागरूक करना। तो हमारे देश में सबसे पहले तो अ, ये शिक्षा से ही प्रारंभ करना पड़ेगा। कोशिश ये पड़ेगी ग्रामीण क्षेत्र में सबसे ज्यादा शिक्षित जो है बालिकाएं हों। बालिकाएं जो है वो मैंने जैसे कोई हाई स्कूल के बाद कोई इंटर के बाद शादियां हो जाती हैं, उनको पूरी शिक्षा मिलनी चाहिए। और उसके लिए हमें शासन से, हम सब लोगों को, जिसमें आप भी हम भी सब शामिल हैं, दबाव डालना पड़ चाहिए कि शिक्षित पूरी तरह से इन्हें किया जाए। और शिक्षित करने के साथ साथ राजनीतिक प्रशिक्षण भी जरूरी है। और प्रशिक्षण होगा, ये नेता लोग तो दे नहीं पाएंगे। हेलो जी हेलो, नेता हाँ लोग यस तो हाँ, दे नहीं बिल्कुल। पाएंगे। दे हम्म। नहीं पाएंगे, देंगे तो उनके अपने मतलब होंगे। हम आप लोग जैसे हैं, प्रोफेसर हैं, डॉक्टर हैं, या समाज में जो प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, उनका काम है कि ऐसी महिलाओं को खोजें और उन्हें अपने स्तर पर संवेदनशील बनाए समाज के प्रति। और एक महिला जब घर चला सकती है, तो एक विद्वान व्यक्ति ने कहा कि जो घर महिला चला सकती है वो देश भी चला सकती है। तो घर चलाना जितना कठिन है, उससे ज्यादा कठिन देश चलाना नहीं है। घर में तो कोई सहायक नहीं है, खुद ही आपको निर्णय लेना है, खुद ही काम करना है। देश में तो बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं प्रशासनिक, लेकिन वो उसकी क्षमता हमें जगाना के घर से बाहर निकले। सबसे बड़ा संकोच है महिलाओं को पुरुष प्रधान समाज की जो शकल बन गई है, पर्दे की। पर्दा शहरों में काफी कम हो गया है, पढ़ी लिखी लड़कियां पर्दा नहीं करती हैं। हम अपना जीवन परिवार का अनुभव बताएं कि मेरी चाची मुझसे छोटी हुई, मेरे चाचा भी मुझसे छोटे थे, सगे चाचा। चाची आज तक नहीं बोलती हैं, लेकिन उनकी बहू हमसे बोलती है। तो अब वो संकोच चाची में के बड़े हैं, हमारे पति से बड़े हैं, जेठ जैसे हैं, ये संकोच जो था, इससे हमें धीरे धीरे हट रहा है। इसे सबसे पहले समाप्त करना है कि लड़कियां हमारी ये संकोच न करें कि हम कैसे बाहर बोलेंगे, कि हम कैसे काम करेंगे। उन्हें तो निर्लज नहीं होना चाहिए, लेकिन ज्यादा लाजवंती भी नहीं होना चाहिए। निर्लज होना अलग बात है, लाजवंती होना अलग बात है। लाजवंती तो रहे लेकिन निर्लज ना हम। तो लाजवंती होने के लिए हमें, माने हमारे वो नैतिकता लाजवंती होना, लेकिन निर्लज हो जाना एक विपरीत स्वभाव है, माने वो बुरा भाव है। तो बताएं आपको कि हेलो, जी नारियों में साहस पुरुषों से ज्यादा है।
ये मैंने अपनी पद यात्रा के समय अनुभव किया। अनपढ़ नारियों में समझदारी भी बहुत है। शिक्षित होना मैंने साक्षर होना शिक्षित होना नहीं है, समझदार होना शिक्षित होना है। तो दो अनुभव बताएंगे। एक तो पदयात्रा का उल्दन गांव के अंदर एक गांव था, तो हम गए वहां पर। तो हम सुन रहे थे सबकी बातें दर्द पर। तो एक महिला आई, अधेड़ थी, उसने अपनी पीठ खोल के दिखाई, ब्लाउज को ऊपर करके पीठ खोल के दिखाई और कहा कि हेलो। हाँ जी, जी सुनाई दे रहा है, बिल्कुल पीठ, आप बोलिए। हाँ सुना हाँ जी, सुना, पीठ हाँ दिखा के कहा कि गुरुजी देखो हमारी पीठ कितनी मार मार के इस यहाँ के ठाकुर ने लाल कर दी है। उसका पति बोला कि नहीं नहीं, क्या करती हो, क्यों सर को दिखाती हो, और सर क्या कर लेंगे, काय को जे तुम। बोले सर का करें, क्या कर सकते, सर तो आगे सामने। इन्हीं से नहीं कहें तो किससे कहेंगे। अगर हम उसके पास न जाते तो वो अपनी पीड़ा हमारी पीठ हमें दिखा नहीं पाती। एक तो हमने ये अनुभव किया कि उसकी लज्जा इसलिए खत्म हुई कि उसकी बात कोई सुनने वाला था। लज्जा ज्यादातर इसलिए भी है कि हमारी कोई बात सुनेगा ही नहीं, हमें तो अपने घूंघट में रहना है। दूसरा क्या है, ये घूंघट बहुत बड़ी समस्या है भैया। हेलो, ये जी घूंघट जी बहुत, जी ये घूंघट जी। बहुत बड़ी समस्या है। इस हाँ घूंघ अब इस सर अब नहीं है घूंघट। है, सर अब बहुत कम हो गया घूंघट। अब कम हो गया, लेकिन अभी गांव में बेटा है। सर गांव में गांव भी में बहुत कम हो गया। हाँ कम होता जा रहा है, सही है। लेकिन ये जो जो घूंघट है, ये बहुत बड़ी समस्या बना देश की महिलाओं के लिए। तो घूंघट में क्या है कि संवाद नहीं हो पाता है, और उसमें लगता है कि जैसे सुकुमारी सी हैं। अब मैं आपको बताऊं साहित्य के माध्यम से कि तुलसीदास ने सीता जी बनाई भैया। हेलो, हाँ 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 जी। तुलसीदास ने सीता जी बनाई, बड़ी सुकुमारी सीता जी बनाई। क्या वो उसमें लिखे कि थोड़ी दूर चली पुरते निकसी रघुबर वधु। घर से निकली थी गांव अपने अयोध्या से कि होंठ सूख गए, ललाट पसीना आ गया है, और पूछा थे पर्णकुटी कर हो, जंगल आया नहीं और पत्ती से पूछ रही आम से पर्णकुटी का करना है। ऐसी सीता तुलसी ने बनाई है। लेकिन युग बदलता है, जैसे वो बिटिया कह रही है कि अब घूंघट कम है, तो अभी बदला है, बदल रहा है। लेकिन जब महर्षि शंकुत ने सीता जी बनाई, तो उन्हें बहुत बड़ी प्यारी सीता बनाई। आजादी के दौर का संघर्ष चल रहा था उस समय, वो लिख रहे थे साकेत महाकाव्य, तो उन्होंने बनाई सीता जी। अंचल पट कछोटा मारे और सीता माता की नहीं धजारे। सीता जी को कछोटा लगवा दिया उन्होंने। आप जानते हैं बुंदेलखंड में कछोटा लगाने के माने श्रमशील महिलाएं कछोटा लगाती है। तो मैंने श्रमशील महिलाएं ही बनेगी तब देश की आजादी आएगी, ये कहना वो ही चाहते थे। लेकिन उन्होंने सीता जी को कछोटा लगवा के ये कह दिया कि आज अब ये महारानी नहीं है, ये भी जंगलवासी हैं और इन्हें भी काम काज करना होगा। और वो ने व्यक्त किया उसमें। तो समय की जो धारा बहती है उसमें परिवर्तन होता है। तो पहली तो मैंने कहा कि ये जो अब कम होता जा रहा है वो घूंघट समस्या है। फिर पुरुष की प्रधानता, तेरे समाज क्या कहेगा। पुरुष को भी सोचना पड़ेगा कि हमारे यहाँ एक बहुत प्यारा शब्द है, आप सब विद्वान लोग बैठे हैं, अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर बहुत प्यारा शब्द है। हर नारी में आधा पुरुष है, आधा स्त्री है। हर पुरुष में आधी नारी है, आधा पुरुष है। तो जब हम आधे आधे बनावट से ही हैं, जिसको अगर बायोलॉजिकल है, तो हम क्यों अलग अलग हो रहे हैं। हमें तो बराबरी चलना ही पड़ेगा, बराबरी के मान के चलना पड़ेगा। उसमें ज्यादा दूरी और संकोच और लिहाज का ज्यादा ध्यान नहीं रखना है हमें। एक बात। दूसरा क्या है कि जब तक संवेदना आपके हृदय में नहीं है, तब तक ना तो आप कवि बन सकते हैं, ना साहित्यकार बन सकते हैं, ना लेखक बन सकते हैं, और ना समाज सुधारक, ना राजनीतिक बन सकते हैं। और बन जाएंगे तो फर्जी बनेंगे, सही नहीं बनेंगे। जिसमें पीड़ा है, जिसके पास उस पीड़ा को आप खुद अनुभव करें और फिर उसके समाधान की कुछ कोशिश करें।
इससे कुछ काम बनेगा। तो जो कुछ भी दम है वो संवेदना में। अगर हमने नारी को संवेदनशील, तो वो सब पुरुष से ज्यादा है ही। अगर उसके हमने इस संवेदना को सड़क पे ला दिया, सड़क पे लाने की बात है, भी सड़क पे नहीं ला पाती है वो, तो वो ज्यादा प्रभावी नेतृत्व कर पाएगी, चाहे विधानसभा में हो चाहे लोकसभा में हो। लेकिन बस इतने है, बाहर निकलने की क्षमता उसमें चाहिए। संकोच वो खत्म करना पड़ेगा कि पुरुषों से कैसे बात करें, क्यों बात करें, है कौन क्या कहेगा। तो एक तो बात ये, दूसरा शिक्षित हो गया, शिक्षित करें उन्हें, और फिर हम इनके प्रशिक्षण केंद्र खोले जाना चाहिए, नारियों के लिए नहीं, पुरुषों को भी खोले जाना चाहिए। क्योंकि आप पहुंच तो जाते हैं, लेकिन आप, अच्छा दूसरा क्या कि हम जब शिक्षित कर देंगे तो हमें नियम कायदा भी समझ में आने लगेंगे। होता क्या है कि अभी नियम पढ़े लिखे हैं नहीं महिलाएं, मतलब गांव में इत्यादि जगह, तो जो उनके वीडियो या उनके जो सेक्रेटरी वगैरह जो गांव में भी जो समझा देते वो नियम बना लेती, या उनके पति या भाई या पिता समझा देते, वो नियम उन्हें समझ में आ जाता। हमें जो जो हमें निर्णय करना है तब हम कर पाएंगे जब हमें अपने नियम कायदा भी पक्का पता हो कि हमारे अधिकार क्या है और हम इसे कैसे लागू कर सकते हैं। इस बात की भी हमें ध्यान देना पड़ेगा, वरना जो है ये सफल नहीं पा पाएगा हमारा अभियान के। महिलाओं को 33% जाके लोकसभा विधानसभा में बैठा देंगे, तो अभी जो महिलाएं हैं अभी भी हैं, भले 11% हो, 10% हो, 12% हो, लेकिन वो तो सक्षम हैं अपनी बात कहने में। और वैसे अभिव्यक्ति के कौशल भी हमें बढ़ाना पड़ेगा उनका, कि वो बात अपनी कह सकें समाज से। तो कहने के लिए बहुत ही ज्यादा वो नहीं चाहिए कि ज्ञान बहुत हो। हेलो हेलो। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए, आप कोई किसी का हाँ ऑन हो गया था, ऑडियो ऑन हो गया था, बोलिए। हाँ, बीच में आ गया। तो कहने के हाँ माने उन्हें प्रशिक्षण करना है, और उन्हें घर से निकालने की इच्छा शक्ति बढ़ाना है, आत्मविश्वास बढ़ाना है कि तुम सब कर सकती हो, ऐसा नहीं है कि तुम सब कर नहीं सकती हो। वो आत्मविश्वास बढ़ाना, आत्मविश्वास मतलब अपने पे एक कि हम कर सकते हैं इसे। तो घर में जब आप कर सकते हैं, जब आप माने, तो बाहर क्यों नहीं कर सकती? क्यों संकोच होता आप कहने में? बस संकोच होता है कि बाहर जी। कैसे कहेंगे। हम्म। अंदर तो आप कह लेते, पति से कह लेते, भाई से कह लेते, पिता से कह लेते हैं, सबसे कह लेते हैं। ऐसा नहीं कि अंदर नहीं कह पा रही, जो बात अंदर कह रही वही तो बाहर कहना है, बस छेद बदलना है केवल। इतना थोड़ा सा उनके अंदर इच्छा शक्ति बढ़ा दी जाए कि जो बात अंदर कहती हैं सलाह वो भी देती हैं, और बाहर जाके यही तो कहना आपको। तो थोड़ा इसका भी हमें प्रयास करना पड़ेगा कि बाहर निकलेंगे, और बाहर निकलने के लिए हमें गोष्ठियां करना, सेमिनार करना, सम्मेलन करना। अब ये हमारे जो जो चाहते कि महिलाएं प्रभावशाली हों, उन सब के काम है, माने केवल महिलाओं का काम नहीं है। अगर हम चाहते हैं देश की हमारी बहनें, बेटियां, बहुएं आगे बढ़े, तो हमारा भी काम है कि हम उन्हें कैसे इस मानसिक और आत्मिक रूप से ताकतवर बनाएं। हमें भी जो है कुछ न कुछ, बजाय इसके कि हम, जैसे हमने बताया ना कि हम केवल कॉलेज पढ़ाते रहे, ये काम नहीं चलेगा, या हम केवल अपना काम करते रहे, ये काम नहीं चलेगा। हमें ऐसे भी कुछ संस्थान बनाना पड़े, जैसे आप ही ने संस्थान बनाया है। इसके माध्यम से कोई ट्रेनिंग दें, कुछ प्रशिक्षण दें, तो मॉडल पेश करें, कोई लिटरेचर पेश करें, उन्हें समझाएं, तो कम से कम वो जाने तो कि हमारा संविधान क्या है, हमारे अधिकार क्या है। अब संविधान ही नहीं जानेंगे हम लोग, या तो संविधान ने हमें अधिकार है, और जब उसी को हम नहीं जान रहे जिसने हमें अधिकार दिया है, तो हम केवल एक उपस्थिति मार्क दर्ज कर देंगे, और क्या करेंगे? विधानसभा में जाके या लोकसभा में उपस्थित हो गए, दस्तखत कर दिए, और हमारा वो हिसाब किताब बन गया। वो या कितने दिन उपस्थित रहे, कितने नहीं रहे। तो सबसे बड़ी बात है कि अच्छा, स्थानीय जो समस्याएं हैं, समाज से जुड़ाव बहुत जरूरी है। माने ऐसे पुरुष जो पुराने लोग भी थे, स्वतंत्रता सेनानी थे,
वह भी माने जुड़ाव तो करते थे जनता के पास जाके, और उनके प्रति संवेदनशील होते थे कि जनता जो चाहती है वही हमें करना है। इसलिए अब आजकल दूसरे रंग हो गया। पहले अब गड़बड़ी क्या हुई कि महिलाएं नहीं कर, महिलाएं इसको रोक लगा सकती। गड़बड़ क्या हुई कि पहले बीच में कुछ दिनों, हाँ 25-30 साल पहले क्या हुआ कि नेताओं ने अपराधियों का सहयोग लेना शुरू कर दिया अपने चुनाव जीतने के चक्कर में। किसी प्रकार हम विधायक बन जाएं, किसी प्रकार हम MP बन जाएं। तो जब अपराधियों को ले लगने लगा कि हमारे सहयोग लगे जब ये बनते तो हम काहे नहीं बन जाएं, तो वे स्वयं कूदने लगे। और जब वे स्वयं कूदने लगे तो जो सब पीछे भग गए सज्जन लोग, अरे मर गए, अब जैसे इनके आगे कौन लड़ेगा। तो यह जो लड़ाई अर्जुन के और उनके थी ना दुर्योधन की, वो आज भी चल रही है, खत्म नहीं हुई है कि दुष्ट आगे और सज्जन पीछे। तो जो गड़बड़ी समाज में अगर है तो सज्जन लोगों का भी दोष है। केवल दुष्टों दुष्टता कर ही रहा है, वो तो पैदा इसलिए हुआ। सज्जन आदमी सज्जनता करने के चक्कर में, सज्जन रहने के चक्कर में उनसे उनका प्रतिवाद नहीं कर रहा है। तो ये भाव भी बढ़ाना पड़ेगा कि हमें अच्छा चेहरा बन के नहीं, सजग चेहरा बन के रहना है। अब उसमें अगर हमें थोड़ा बहुत बुरा लगे किसी को तो लगेगा कि भाई जब बात करेंगे तो लगेगी। ये महिलाओं के अंदर साहस बढ़ाना है और ये हमारी संस्थाएं बढ़ा सकती है। इस तरीके से अगर महिलाएं पहुंच जाती हैं तो उनमें त्याग की बात। दूसरी बात क्या है कि नैतिकता जो गिरावट आ गई है, नैतिकता में जो गिरावट आ गई है, वो गिरावट भी महिलाओं के आ जाने से कम होगी। तो अगर हम 4 लोग पुरुष बैठे हैं, गपशप लगा रहे हैं, गंदी बातें कर रहे हैं, अगर एक महिला भी आके बैठ जाए तो हमारी भाषा बदल जाती है, स्वाभाविक रूप से बदल जाती है। अगर संसद में 33% महिलाएं बैठ जाएंगी, विधानसभा बैठ जाएंगी, तो हमारे जो बदमाशों की भाषाएं भी कुछ बदलेंगी, ऐसा नहीं कि नहीं बदलेंगी। मतलब उनके आचरण भी सुधरेंगे, मतलब भाषा में ना आचरण भी सुधरेंगे। क्योंकि तो इनके पास जो है जितना धैर्य है, जितनी क्षमता है, तो उनके अंदर भी थोड़ी सी जिस कहते कि उन्हें भी लगेगा अरे जो हमसे आगे न निकल जाए, हमसे ज्यादा पॉपुलर न हो जाए। 33% तो आना ही आना है, तो उन्हें पता है। तो अब हमारी छवि ऐसे न हो जाए कि हम हमारे खिलाफ 33% के बाद ही महिलाएं खड़ी हो जाए तो जीत जाए। कभी तो हो सकता है, आज बिना आरक्षण के भी तो खड़ी हो सकती हैं, तो वो जीत जाए। तो क्या अभी जो महिलाएं हैं क्या सब आरक्षण के पुरुष हो ही आ रही हैं, तो सामने मैदान में खड़े होकर आ रही है। तो कहने के माने कि बहुत सारा काम है महिलाओं को नियम लागू करने में। अच्छी बात है, नियम तो लागू होता है, बाधाएं आती हैं, धीरे धीरे दूर होती हैं, धीरे धीरे दूर की जाती हैं, और सबके योगदान से दूर होंगी। किसी न तो सरकार दूर कर पाई, न सरकारी तंत्र दूर कर पाएगा। वो तो हम जो सामाजिक लोग कहलाते हैं उन्हीं का फर्ज बनता है कि वो उसको किसी तरह से उनको धारा में लाएं कि आपको देश की रक्षा करनी। देश इस समय बहुत निश्चित रूप से संकट में, राजनीतिक रूप से, कि हर खराब आदमी चाहता है कि हम नेता बन जाए, हर खराब आदमी चाहता है कि हम नेता बन जाए, तुम्हारे सारे खराबी हो जाएंगे, छुप जाएंगे और सब ठीक हो जाएगा। मतलब पैसे पर नजर बहुत है। पहले क्या होता था कि नेता जो है पैसे से उसका लगाव महसूस नहीं करता था, चंदे से काम चलाता था। हमने भी चुनाव जब ऑर्गेनाइज किए तो चंदा वगैरह काम चला लेते थे। आज क्या होता कि जो सहयोगी हैं दल के भी, ये क्या चाहते कि हमें भी आप कुछ दो। तो हमने एक बार लेख लिखा था कि जब तुम सहयोग की कीमत मांगोगे नेता से, तो वो आपको जो सहयोग देगा उसकी कीमत मांगेंगे, तो फिर आप कहोगे भ्रष्टाचार है। ये क्या तरीका है भाई? आप उससे सहयोग की कीमत मांग रहे हैं, चाहे दबा के, चाहे उसका काम कर, किसी प्रकार से आप जो सहयोग ले रहे हैं उसकी कीमत चाहते हैं। तो जब वो आप उससे सहयोग मांगेंगे तो उससे सहयोग तो लेना पड़ेगा, MP हो जाएगा, ML हो जाएगा, तो उसकी कीमत मांगे तो आप भ्रष्टाचारी पैसा लेता।
अरे आप मत का दान कीजिए ना, केवल मत का दान कीजिए। एक बार उन्होंने जो है सेशन साहब थी ना, 3 सेशन, जी उनके समय की बात है, उन्होंने मतदाता अभियान जागरण आंदोलन चलाया था, मतदाता जागरण अभियान। और हर जिले, हर तहसील हेडक्वार्टर पर किया गया था। वो अधिकारी वगैरह आते थे, वो बोलते थे, कुछ जो है सामाजिक व्यक्ति बोलते थे। एक बार मऊरानी पे हुआ तो हमको ही बुलाया गया, तो डीएम भी उसमें जाते थे। तो हमारे मुंह से निकला कि 3 समस्याएं हैं मतदान के जागरूकता की। हम अपने मत को बिकने नहीं देंगे, हम अपने मत को लुटने नहीं देंगे, हम अपने मत को किसी जाल में फंसने नहीं देंगे। जाति का, संपर्कों का, तमाम प्रकार के जाल होते, तो कुछ लोग जाल में फंसा लेते हैं मछली की तरह, कुछ लोग जो है बेच देते हैं, कुछ लोग डंडे से, बंदूक से, गोली से डर जाते हैं, तो डर के मतदान कर रहे, या हम दिख के मतदान कर रहे, या हम कोई समझौता करके मतदान कर रहे। इन तीनों चीजों से अगर हमने अपने को बचा लिया तो हम मतदान कर रहे, मत का दान कर रहे। और इनसे नहीं बचा पाए तो निश्चित रूप से हम देश के मतदान के साथ गद्दारी कर रहे, हम दान नहीं कर रहे, हम क्रय विक्रय कर रहे हैं मत का। हम या तो खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं। तो जब खरीद फरोख्त होगी तो फिर व्यापार हो गया, वो व्यापार चल रहा है। अच्छा, एक बात बताइए कि जी जैसे आज की जो वर्तमान स्थिति है, जी तो महिलाएं जैसे राजनीति में, एक तो रास्ता ये है कि भाई ठीक है हम इंडिपेंडेंटली काम करें, राजनीति में आए, लेकिन जी जी जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि अब इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स की संभावना बहुत कम होती चली जा रही कम हो राजनीति जाती में। है, हाँ। हाँ, आज शायद ही कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जीत के आ पाता है, बहुत कम, किसी न किसी पार्टी का सहारा लेना पड़ता है। तो महिलाएं जो है वो कैसे मतलब पार्टी की तरफ उन्मुख हो, कैसे पार्टी का चयन करें, एक तो ये चीज है। हाँ, नाना प्रकार की पार्टीज हैं, तो पहली हाँ चीज, क्या महिलाओं को किसी पार्टी से जुड़ना आवश्यक है? कैसे अपनी राजनीति को शुरू करने के लिए क्या किसी पार्टी से जुड़ें? और नंबर 1, और नंबर 2 कि अगर वो किसी पार्टी से जुड़ती हैं तो पार्टी का जो वर्तमान स्ट्रक्चर है वो महिलाओं को निर्णयन में कितनी अहमियत देता है, ये अपने अनुभव से बताइए। बिना दल के तो राजनीति करना आज के युग में संभव नहीं है। बिना दल के व्यक्तित्व बनाना संभव है। बिना दल के आप अपना व्यक्तित्व बना सकते हैं, और व्यक्तित्व बनता है आपके कर्मों से, आपके क्रियाकलापों से। तो पहले तो हमें व्यक्तित्व बनाना है, और व्यक्तित्व से फिर दल में जानी पड़े। किसी दल में जाएं, उस दल में हम उस दल के जो भी बड़े लोग हैं, जो भी अभियान हमें चलाना है कि हम दल के प्रतिनिधि बन के काम कर रहे हैं, हम जन के प्रतिनिधि बन के काम नहीं कर रहे हैं। दल के द्वारा दल ने आपको खड़ा किया है, एक प्रतिनिधि बनाया जनता ने आपको। दल ने केवल इतना कहा है कि आप हमारे कार्यकर्ताओं के सहारे आ जाइए सामने, आप हमारे जो सिद्धांत है इनके सिद्धांतों को लेकर आप सामने आ जाइए। अब चुनने वाली जनता है, तो आप जनप्रतिनिधि कहला रहे हैं, दल प्रतिनिधि नहीं कहला रहे हैं। क्योंकि हमारे जनप्रतिनिधि गड़बड़ क्या कर रहे हैं कि दल प्रतिनिधि बनकर काम कर रहे हैं। तो ये ऐसी दल प्रतिनिधि जब बन जाता है तो उसको केवल जन जागरण के अलावा कोई सुधार नहीं सकता उसे। तो दल का हित ज्यादा देखता है और जन का हित कम देखता है, जिसकी प्रतिनिधि वो है चुना हुआ। तो ये भी बड़ी समस्या जो आप कह रहे हैं ना, तो दल में जाना है, लेकिन दल में कुछ ऐसा व्यक्ति बना के जाना है कि हम दल का जो लीडर है हमें डिक्टेट ना कर सके, कुछ हमारी भी सुन सके, बिना हमारी सुने वो निर्णय न करे। और इसके लिए आपका साहस, आपकी बुद्धिमत्ता, आपका जो आचरण है रोजमर्रा का, वो व्यवहार कर मतलब वो काम आएगा। अब होता क्या है कि हर आदमी टिकट चाहता है,
हर आदमी चाहता है हमें टिकट मिल जाए, जिस दल में उस दल का टिकट चाहता है। अब टिकट चाहने से वो नेता महत्वपूर्ण हो जाता है, टिकट चाहने से नेता महत्वपूर्ण। तो अगर आपको नेता को महत्वपूर्ण बनाए रखना है तो याचक की तरह टिकट मांगते रहिए, अब तो आपको मिल जाएगा। तो याचक नहीं बनना है, पात्र बन जाना है। अगर पात्र आप बन गए और उसे समझ में आया कि हमने नहीं दिया, दूसरा देगा, ये पात्र है, यहाँ से जनता का प्रतिनिधि बन सकता है, जी जनता इसे चाहती है, तो कोई ना कोई तो इसे खड़ा कर ही देगा। उस भय से क्या होता है कि जो आपकी चॉइस है, जिस दल में आप काम करना चाहते हैं, जिसके सिद्धांतों से आप करना चाहते काम, वो आपको सम्मान के साथ अपने दल में रखेंगे। तो मेरा अनुभव क्या है कि हमने कोई सीधा चुनाव तो नहीं लड़ा है, लेकिन चुनाव लड़ने वाले जरूर हमारे पास आते रहे कि भैया हमें बताओ, भैया हमें बताओ, भैया हमें बताओ। तो केवल वो ये था कि हमारे पास जनमत का सहारा था। अगर मैंने जैसे कहते कि अगर हमने थोड़ा सा यहाँ वहाँ दिमाग लगा दिया तो उनको जनता का सहारा कम हो जाता था। ऐसा भी हमें कार्यकर्ता बनाना पड़ेंगे, चाहे वो दल के हों, चाहे किसी समाज से आए, चाहे संगठन से आए, जो दल से ज्यादा सक्रिय हों। और बल्कि ऐसा है कि दल में वही आए जो सक्रिय बहुत हैं। कल आदमी आता है, पार्टी ज्वाइन करता है, आज टिकट मिल जाता है। इसके भी तो नियम बनना चाहिए कि आप कै साल काम करेंगे दल में, कै साल नहीं करेंगे, दल के सिद्धांतों में चलेंगे नहीं चलेंगे, ये सारे कुछ है ही नहीं आज तक। अरे हौच पौच चल रहा है बिल्कुल। कोई कहीं पहुंच जाए तो एक चीज ये बताइए कि जैसे अभी आपने कहा कि महिलाओं को राजनीति में आने और दल को तो ज्वाइन करना ही पड़ेगा अगर सक्रिय राजनीति करनी है, और आपने कहा कि अगर दल ज्वाइन करना है तो दल के बड़े नेता से संपर्क में आना है। अभी आपने देखा होगा कि कोई एक भारत की कोई महिला है, उनका मैं नाम नहीं लूंगा यहाँ पे, उन्होंने एक बड़ा डैमेजिंग स्टेटमेंट दिया कि जितनी भी महिलाएं राजनीति में हैं वो, और उच्च राजनीति में उनका उन्नयन हुआ है, उनका शोषण हुआ है राजनीतिज्ञों के द्वारा। हाँ, वो हमने सुना है, वो तो आप सुना सही होगा, कह रहे पढ़ा हैं। होगा आपने, हाँ सभी हाँ, लोगों ने पढ़ा उसको सुना, अखबारों उन्हें में सुना भी है हमने, हाँ हाँ सुना भी प्रमुखता है के हमने। साथ आया था। तो ये हाँ जो हाँ, संकट है, ये जो संकट है, ये भी तो महिलाओं को मतलब बड़े नेताओं से मिलने का और अपने को सुरक्षित भी रखने का, इसमें संतुलन कैसे स्थापित हो? असल में ये क्या है कि ये जो हर हाल में हमें टिकट मिल ही जाए, दो महिलाएं ऐसा करती हैं। पुरुषों के लिए पैसा चंदा दे देना है कि चंदा दे दो पैसा दे दो, और महिलाओं के लिए उनका शरीर है, तो उस पैसे से कम नहीं उनके लिए शरीर शरीर मांगने लगते हैं। तो जो अगर हमारी हवस है कि हमें तो चाहे जिसकी कीमत पे बनना है, तो हमने राजनीति कर नहीं सकते, और करते हैं तो फिर स्वार्थ की राजनीति हो जाएगी। हमें सिद्धांत की राजनीति जब करना पड़े कि हमारे ये नॉर्म से, इस नॉर्म से हम यहाँ वहाँ नहीं हटेंगे। अभी हमने जैसे कहा बताया कि चंद्रशेखर जी ने अपने कपाट पे गोली मारना पसंद किया, लेकिन गिरफ्तार होना पसंद नहीं किया। गिरफ्तार हो जाते तो 10-20 साल बाद छूटे जाते। तो ये जो प्रतिबद्धता अपने आप से है कि हम इतना काम तो करेंगे, इतना नहीं करेंगे। उदाहरण के तौर पे जैसे एक बार हमसे किसी ने कहा, बड़े नेता ने, कि इसका विरोध कर दो लिख के, तो आपके हम वो विश्वनाथ प्रताप सिंह को दे देंगे। तो वो बड़े नेता थे, तो हमने कहा मना कर दिया, नो हम नहीं कर पाएंगे। हम सहयोग की भाषा तो लिख सकते, किसी को सहयोग कराना हो, हम विरोधी क्यों लिखें किसी को? वर्मा जी को जे कर दो जो लिख सकते, लेकिन शर्मा जी को जो नहीं करो तो क्यों लिखेंगे? तो थोड़ा सा नैतिक बल भी चाहिए। नैतिक बल अगर नहीं है तो फिर राजनीति में आने का दिमाग केवल औपचारिक है, मतलब लाभ कमाने का ध्यान है आपका, व्यवसायी ध्यान है वो। तो राजनीति तो नीति के आधार पर खड़ी, भैया शब्द है ना राजनीति,
राज ऊपर है, उसके नीचे सिंहासन काय का है, आसन काय की है, नीति की है। नीति पर राज खड़ा है। अब नीति को आप खराब किए जा रहे हैं, तो राज को चलाना चाहते हैं, वो तो आधारहीन हो ही जाएगा। नीति कोई हो, और नीति में दो बातें हैं, ये हमें करना है, ये नहीं करना है। नीति दो शब्दों से बना, नीति इति ना, या तो हमें ये करना है या ये नहीं करना है। अब इस तरह भाई अगर हम नहीं पालन कर पाए तो किस सहारे हम प्रखर राजनीतिक बन पाएंगे। बहुत सारे लोग संसद नहीं पहुंचे, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी आवाज संसद जो पहुंचे उनसे ज्यादा आज भी है। अपने गांधी जी कहाँ पहुंचे, कभी लोकसभा संसद में कहीं नहीं पहुंचे सर हमें संसद तो दिखा दो, हैं। संसद दिखा दो सर हमें। संसद दिखा दें। देखी नहीं सर दिखा हमने। देंगे, मत परेशान करिए, दिखा देंगे। अच्छा, हाँ, दूसरा सर, प्रश्न हमारा सर। ये है आपसे, दूसरा जी प्रश्न हमारा ये है आपसे जी जी कि जब हम महिलाओं को राजनीति में लाते हैं, और 33% जी। महिलाएं आएंगी ही, चाहे वो महत्वाकांक्षी हाँ वो तो महिलाएं आए, चाहे संकुचित महिलाएं आए, चाहे नैतिक महिलाएं आए, जिस प्रकार से भी आए, लेकिन 33% तो स्पेस भरेगा। वो अब बड़े दूसरा जो अहम प्रश्न खड़ा होता है, वो ये खड़ा होता है कि क्या हमें केवल नंबर बढ़ाना है, या हमें अपनी महिलाओं को ये पूरा भी दिखाना है कि भैया आप वहां पे बोलिए भी, बोलिए तो आप क्या बोलिए, आपको बोलने की कला आनी चाहिए, भाषा आनी चाहिए, विषय आना चाहिए, आपकी किसी एक विषय में विशेषज्ञता होगी, हर विषय पे नहीं बोलिए, लेकिन जब किसी एक विषय पे कोई चर्चा हो तो उसमें आप सशक्त हस्तक्षेप कर सकें, आपकी हाँ, उपस्थिति को लोग महसूस कर प्रभावी वक्ता सकें। होगा आपका, सही बात है। हाँ, आपकी उपस्थिति को लोग महसूस कर सके। एक तो मुझे ये चीज कहनी है, और दूसरी ये कि प्राय महिलाओं में ये संदेश जाता है कि साहब महिलाएं 33% आ गई। तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि महिलाएं 33% तक आ तो गई, लेकिन वो राजनीतिक खेमों में बटी रहेंगी, और वो किसी महिला दल के रूप में वहां पे काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत हर हाँ, नहीं हर कर सांसद, हर विधायक अपने दल के सचेतक से, विप से बंधा हुआ है, चाहे वो जैसा भी महसूस करे। वो आपने जैसे एक बात कही ना कि हमको एक दल प्रतिनिधि होकर काम नहीं करना है, जन प्रतिनिधि होकर काम करना है, लेकिन वहां संसद में, विधानसभा में आप दल प्रतिनिधि के रूप में ही काम करेंगे, जन हाँ, प्रतिनिधि के दल रूप में नहीं काम प्रतिनिधि। कर सकते हैं। तो हाँ इसमें भी एक पेंच है बहुत बड़ा। तो इसका क्या हाँ। किया जाए? कोई महिला दल के रूप में कोई भी महिलाएं 33% संसद में काम नहीं कर सकेंगी, इसके बारे में आपका क्या सोचना है? असल में जब महिलाएं जब पहुंच जाती है ना, जैसे तो कुछ बिंदुओं पर उन्हें जो है अपने आपसी संवाद भी करना चाहिए, पुरुषों से हटके। तो पुरुष जैसे किसी भी दल के मान लो कि एक दल में 33% दल भी देंगे अपना टिकट, अब तो दल भी देंगे 33%, ऐसा नहीं कि दल नहीं देंगे। तो दल की जो महिलाएं हैं वो आपस में संवाद करें, और कोई समस्या है, कोई बिंदु है, तो उस पर वो समझदार जो महिलाएं हैं उनसे विचार विमर्श करें, और विचार विमर्श करके उन बिंदुओं पर अपने दल में तो कम से कम बात उठाएं, मानी जाए ना मानी जाए, ये आपकी बात है। एक हमें संस्मरण याद आ रहा कि दल की भी अगर बहुमत से मान ली जाती है तो वह दल की बात हो जाती है, सबकी बात हो जाती है। एक बार किसी तरह वो प्रसंग हमें याद है, ज्ञानी जेल सिंह ने सुनाया था वो, कि एक प्रस्ताव नेहरू जी लाए, एक प्रस्ताव पटेल साहब लाए वर्किंग कमेटी में। नेहरू का प्रस्ताव एक मत से पारित हो गया, पटेल का नहीं हो पाया। तो ज्ञानी जी कहा कि मैं पटेल साहब के यहाँ घर पे गया, और मैंने कहा कि वो गोरे चिट्टे प्रभावी आदमी, तो उन्होंने अपनी बात मनवा ली, वो आप करेगा, तो उन्होंने फटकार दिया, निकालने को कहा, घर से निकलो तुम यहाँ से। बोले क्यों? बोले काय का नेहरू, काय का पटेल। बोले अब वो कांग्रेस का प्रस्ताव हो गया, अब तो वो कांग्रेस का प्रस्ताव हो गया ना, तो इस बात को भूल जाओ, जो पारित हो गया प्रजातंत्र में बहुमत से जो पारित होगा वही खास बात है। किसके प्रस्ताव से हुआ किसके नहीं हुआ ये खास बात नहीं है। तो वो नारियां जो पहुंचेंगी न, अगर वो आपस में इस तरह का संगठन बनाएंगी कि हमें अपनी बात अपने नेता से कैसे मनवाना है, उनका जो नेता है या दल का मुखिया है वो उनकी बात को कैसे मानेगा, इस बात का अगर वो आपस में परामर्श करके, जो समझदार, भाई सब तो समझदार नहीं होती, समझदार
जो भी है महिलाएं, वो आके अपना उनकी भूमिका बढ़ जाएगी और उन्हें हम सब लोगों को प्रेरित करना पड़ेगा कि आपकी भूमिका बढ़ गई कि ये इन महिलाओं को संसद में प्रभावी भूमिका कैसे निभा पाएंगी। ये बल्कि दलना तो दल की, जिसको कहते हैं ना भद्दी भाषा में, कि आप पिच्छू बन के रह जाएंगे, जो भी कहेंगे वो आपको करना है। लेकिन कम से कम संसद में तो भले दल की बात करो, कि दल के अंदर तो बात अपनी करो। दल के अंदर तो आप अपनी बात करें, दल के अंदर भी आप अपनी बात नहीं कर रहे हैं तो क्या फायदा। फिर आप के प्रतिनिधि होने का मतलब ही क्या है? कुछ मतलब नहीं। आप तो सदस्य हैं, संख्या वाले हैं, आप अपने घर में ही बात नहीं कर पा रहे। दल तो घर है एक प्रकार का। तो अब सुनते हैं, पहले तो सुनते थे, अब पता नहीं आजकल सुनते कि नहीं सुनते हैं, क्योंकि हम तो काफी कहते रहते थे अंदर अंदर, ये नहीं, ये गलत है, ये ये गलत है। तो अगर आप पढ़ जाते हैं तो लोग मान लेते हैं। तो महिलाओं को थोड़ा अड़ियल भी होना पड़ेगा। वो एक लोहिया जी शब्द बहुत प्यारा प्रयोग किया है। वो कहते थे कि हम और वो होते ना जे धार्मिक लोग, आध्यात्मिक लोग, उनमें कोई फर्क नहीं है। लोग बोले कैसे नहीं है? बोले वो भी समाज को सुंदर स्वच्छ समाज चाहते, हम भी सुंदर स्वच्छ समाज चाहते हैं। पर वो क्या है, वो हिमालय पे जाके, मंसूरी में जाके, यहाँ जाके, वहां जाके बैठ जाते हैं और अपने शिष्य, अपने लोग वहां बुला लेते हैं अपने आश्रम में। हम लोग जहाँ गंदगी है वहीं ठीक करने लग जाते, तो हम जुझारू कराते, झंझटी कहलाते। हम तो गंदगी ठीक, यहाँ गंदगी है तो ये तो ठीक करो ना, भाग क्यों रहे हो? तो जहाँ गंदगी है उसको ठीक करने के लिए ही हमें काम करना है, चाहे दल के अंदर हो चाहे दल के बाहर हो। उस वही राजनीति कहलाती है। राजनीति केवल MP MLA बन जाना नहीं है। राजनीति है कि जहां खराबी है उस खराबी को मिटाने की कोशिश करना, संगठित होकर। किसी किस्म की खराबी हो, वो सब राजनीति थी। जैसे अब ये पहले तो ये लोकसभा विधानसभा की चर्चाएं नहीं थी ना, जैसे आपकी बाल विवाह रोके गए थे, विधवा विवाह कराए गए थे, तो कैसे कराए थे? ये सब बाद में राजनीतिक हिस्सा बन गए। कराए तो लोगों ने थे ना, सामाजिक लोगों ने संगठन बना कराए थे। तो ऐसे संगठन भी बनाना पड़ेंगे। बिना सामाजिक संगठन बनाए तो राजनीति वो गड़बड़ हो जाएगी। एक लोहिया का वाक्य याद आ रहा है कि अगर शर्तें सूनी हो जाए, संसद जो है बेहा हो जाती है। अगर सड़कें सूनी हो जाए तो संसद बेहया हो जाती है, बहुत बेईमान हो जाती है। अगर संसद को सक्रिय सचेत रखना है तो सड़क पे तो हमें संघर्ष करना ही होगा। हर कोई संसद में नहीं जा सकता। 445, 545, 46 भी तो वही जा सकते हैं। बढ़ भी जाए तो उससे तो जा पाएंगे, लेकिन कार्यकर्ता उससे ज्यादा भी हैं। तो शेष कार्यकर्ता जो है वो सड़क पे काम करें, किसी दल के हों, सड़क पे संघर्ष करें, तभी तो जाके राजनीति सक्रिय हो पाएगी। तो ये मोह तो त्यागनी पड़ेगा कि हर कोई संसद में पहुंच जाए, विधानसभा में पहुंच जाए। और एक्चुअली क्या है कि वहां जो सुविधाएं बन रही, वे सुविधाएं घटनी चाहिए। ये सुविधाएं बहुत बड़ा आकर्षण है लोगों को। वही सुविधा पहले से बहुत ज्यादा, पहले हमें मालूम इतनी सुविधाएं नहीं थी, अब ज्यादा बढ़ गई हैं। पगारें बढ़ गई हैं, सुविधाएं बढ़ गई हैं, सुरक्षा बढ़ गई है, हर चीज तो बढ़ गई है। और जनप्रतिनिधि हैं, इन्हें जनता से खतरा लगता है, पुलिस लेकर घूमते हैं ये लोग। जनप्रतिनिधि जिसने चुनाव, उन्हीं से डर लग रहा है आपको। देखना कितने गने वने लेके चलते लोग। तो कुछ बहुत प्रश्न ले बड़ा। लिए जाए, महिलाओं से कुछ हाँ, प्रश्न ले लिए जरूर जाए, जरूर अगर आपसे जरूर पूछना जरूर चाहें जरूर तो। धर्मेंद्र जरूर जी, जरूर। फ्लोर को ओपन जी करिए और शेष समय जो है उसमें पार्टिसिपेंट्स अपने प्रश्न रखें। जी, धन्यवाद सर। बहुत ही जीवंत सा एक वो अपने जीवन का जिया हुआ हिस्सा आपने रखा आज। जो एक मूल सूक्ति रखी है आपने, मुझे लगता है सबका ध्यान गया होगा उस पर। राजनीति और कुछ नहीं है, समाज के प्रति संवेदनशील होना और संवेदनशीलता को अभिव्यक्त करने का माध्यम है।
इस संवेदनशीलता को हम आंदोलन के माध्यम से व्यक्त कर पाते हैं, लड़ाई के माध्यम से कर पाते हैं, चुनाव के माध्यम से कर पाते हैं, या फिर अखबार लेखन, चाहे जिस रूप में भी, जिस विधा में भी इस संवेदनशीलता को हम अभिव्यक्त कर पाए, हम राजनीति की दिशा में उन्मुख हो पाते हैं। जहां कहीं समस्या वहां कहीं राजनीति, और वहीं पे अपनी हिस्सेदारी का चुनाव कर पाना, यही हमारी अपनी भूमिका और यही राजनीतिक सही सही, क्रियाशीलता, बिल्कुल सही, राजनीतिक बिल्कुल सही। गतिविधि। फिर भी बहुत स्पष्ट सा एक संदेश रहा है। मैं ये नहीं कहूंगा कि आज का क्लास कोई क्लास रहा है, एक बहुत शानदार सा संदेश रहा है कि हम किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं। बहुत स्पष्टता के साथ सर ने कहा कि इतनी बेबाकी मुझे नहीं लगता कि आज के डेट में सार्वजनिक मंच पर कोई रखेगा। जब सर ने कहा कि हमें एनी हाउ टिकट चाहिए ही चाहिए, तो फिर वो सारे गलत स्टेप हम लेते हैं, जिनके बाद बहुत सारी दिक्कतें हमको फेस करनी पड़ती हैं, हम फेस भी नहीं कर पाते बहुत सारे। सिद्धांतों के प्रति अडिग होना, अपने ही तय किए गए सिद्धांत, जिस दिन हम हमारा कदम हमारे घर से बाहर निकलता है सार्वजनिक जीवन के लिए, जैसा कि सर ने स्पष्ट किया कि उसी दिन हमें अपने जीवन के लिए कुछ सिद्धांत नियत करने होंगे कि हम राजनीति में किस हद तक कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार रहेंगे, किस हद तक हम सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार रहेंगे, और कहाँ हमें अगर आवश्यकता पड़ी तो हम अपना तलवार, अपना हथियार उठा लेंगे और हम किसी की बात नहीं सुनेंगे, वो हमारा नेता हो, हमारा परिवार हो, चाहे कुछ भी हो। ये स्पष्ट सिद्धांत नियत करके ही हमको राजनीति में अपना पग आगे बढ़ाना हो। राजनीति में कोई शॉर्टकट हमें नहीं लेना है, हमें राजनीति को नैतिकता पर अवलंबित होते हुए आगे बढ़ाना है। फिर भी अगर कोई सवाल हो आपकी, आप निश्चित रूप से सर से पूछ सकती हैं। संसद, विनीता जी को संसद देखने की जल्दी है। सर ने बहुत स्पष्ट कहा कि ये जल्दीबाजी छोड़ दीजिए, यही जल्दीबाजी हमसे गलत रास्ते पर हमको लेके जाती है। ये सही है। बिल्कुल छोड़ना है। हमें बहुत पेशेंस के साथ राजनीति करनी है। हम सिविल में जाने के लिए हम 35 साल तक तैयारी कर रहे हैं, छोटी छोटी नौकरियों के लिए हम लंबे समय तक तैयारी कर रहे हैं। हम राजनीति के लिए कर क्या रहे हैं? हम आज कुर्ता पाजामा पहनते हैं और सोचते हैं कि अगले दिन हमको टिकट मिल जाए। सोचिएगा कि सर मैं ये राजनीतिक प्रतिनिधि के रूप में संसद में जाने की बात नहीं कर रही थी। बस मैं वही संसद को केवल एक बार कैसी दिखती है वो, वहां नेता दिखेगी, कैसे बैठते हैं। दिखेगी। आप उतना मत सोचिए, हम उससे ज्यादा सोच रहे हैं। हम ये सोच रहे हैं कि आप संसद में बैठे और हम दिखाएं कि विनीता जी कभी क्लास में पढ़ती थी हम लोगों के, और आज संसद में बोल रही है। वो सही बहुत बात, सही आसान है। बात। वो बहुत आसान है। जिस दिन सर चाह देंगे आपको एक लेटर लिख देंगे, आप चली जाएंगी संसद घूम के चली आएंगी। लेकिन उससे काम नहीं चलने वाला है। उतना सर उतना उद्देश्य नहीं है। हमारे यहाँ तो हमारे विधानसभा अध्यक्ष ने इस कार्यक्रम की शुरुआत करी थी, सतीश महाना जी ने, और हम ओपन हाँ जी सबको ने। कहा था, ओपनली का सबसे कहा था कि सर आप जितने लोगों को लेके आना हो, आपको मैं आमंत्रित कर रहा हूँ और आप सबको लेके आइए, हमारे यहाँ विधानसभा दिखाइए, विधानसभा की कार्यवाही दिखाइए। ठीक है। तो ये बहुत छोटी सी बात है कि संसद दिखा दीजिए और विधानसभा दिखा दीजिए, बहुत बहुत छोटी सी चीज है सर। जिसके साथ आप बैठी हैं उनके लिए कोई बड़ी, ये इवन मैं यूपी की बात नहीं कर रहा हूँ, जिस दिन कहिए उस दिन राजस्थान की विधानसभा आपको दिखा हाँ, देंगे। कहीं 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 भी, ये कहीं कोई भी। मुश्किल नहीं है। लेकिन लक्ष्य ये नहीं है, लक्ष्य ये है कि आपको उस विधानसभा में बैठाया जा सके। और सिर्फ बैठाना भी नहीं, आपने ध्यान दिया होगा, संख्या बढ़ाना लक्ष्य नहीं है, भूमिका में बढ़, उस भूमिका के साथ आप न्याय बिल्कुल। कर पाए, ये उद्देश्य है। तो मैं आमंत्रित करता हूँ आप सारे लोगों के सवाल, आप अपने सवालों के साथ आए। और बहुत ही आपने देखा होगा कि कोई सिद्धांत नहीं था, वो सारी चीजें जो उन्होंने जीवन में जिया, जिनके साथ अपने जीवन के आज 80 वसंत व्यतीत करके और हम सबके बीच बैठे हुए हैं, उनके माध्यम से। तो अगर किसी का कोई सवाल हो तो अपना सवाल रखिए। सर मेरा प्रश्न है। जी। जी बेटा। सर सर क्या वो जो दल और जनप्रतिनिधि की बात चल रही थी कि हमें दल पे जाना चाहिए, फिर हमें तो दल की नीतियां समझनी होगी, हम जनप्रतिनिधि के रूप में अपना पूरा दायित्व नहीं कैसे निभाएंगे। तो सर कहीं क्या हमें एक महिला राजनीतिक दल का निर्माण करना चाहिए, ताकि फिर वो दल भी हमारा होगा और
मतलब जो भी नीतियां भी होगी वो भी हमारी होगी, और जो विषय संसद में या विधानसभा में या स्थानीय स्तर पर जो भी उठाने होंगे वो भी हम ही उठाएंगे। तो क्या इस ओर नहीं कोई अब कदम महिला बढ़ा? नहीं, महिला दल का निर्माण आप कर सकती हैं, कोई दिक्कत है? उसमें तो बाकायदा रजिस्ट्रेशन है, ये है, दल का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ा, चुनाव लड़वाना पड़ेंगे, अपना दल का रजिस्ट्रेशन कराइए और लोगों को खड़ा कीजिए नीचे नहीं से सर, ऊपर ये तक। प्रैक्टिकल नहीं सर, ये एक विचार होना और एक प्रैक्टिकल होना में बहुत फर्क होता है सर। हाँ सर वो क्या ऐसा वो किया वही जाना चाहिए सर? नहीं, बहुत अच्छा है ये दल, महिला दल जैसे महिला राजनीतिक दल बन जाए, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया रहेगा। लेकिन होगा क्या कि महिला राजनीतिक दल से अगर वो जीत पा रही हैं तो आपके साथ रहेंगी वो, और महिला राजनीतिक दल से नहीं जीत पा रही हैं, उन्हें लग रहा है कि नहीं हमारा प्रभाव नहीं है, हम इन महिलाओं का अत्याचार, तो फिर तो वो जो स्थापित स्थापित दल उन्हीं में जाएंगी। एबीसीडी जो भी स्थापित दल हैं अभी अपने देश में या इस प्रदेश में, उन्हीं में जाएंगी फिर तो वो, क्योंकि वो भी तो दल में चुन के जाना चाहती है ना। तो दल बनाया जा सकता, दल बनाने में कोई नहीं, लेकिन उसमें थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा दल बना के। तो उसमें कई तरह के कारण बनते हैं, वो कारणों का निवारण करना पड़ेगा। जैसे बनेगा कि हम अपने दल को इस लायक कैसे बनाएं कि हमारा प्रतिनिधि या तो एक बने या नंबर 2 बने, हाँ या सर, तो एक हम तो बहुत जीते, लंबी प्रक्रिया है। हाँ या तो हम जीते, या हारे तो नंबर 2 पे हारे, नंबर 2 पे रहे। तो नंबर 2 पे या नंबर 1 पे रहने वाली स्थिति तक हमें आना पड़ेगा, तो दल आपका चल जाएगा। और ये स्थिति अगर हम नहीं ला पाए तो हमारा दल बनाने तो बन जाएगा, रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन वो चल कितना पाएगा, कितना प्रभावी हो जा पाएगा, मुश्किल है, त्रिपाठी क्योंकि जी, बड़े बड़े इस मुद्दे पे जी मेरी थोड़ी सी डिफरेंट सोच है। जी जी। हम आपको पूरा नहीं देख पा रहे, थोड़ा सा अपना ऐसा करिए कि हम लोग आपको आधा देख पा रहे हैं। हाँ, अब अच्छा आप अच्छा अच्छा थोड़ा, हाँ वो अच्छा अच्छा आपका पूरा, अपने उसमें देखिए पूरा चेहरा आपका आना चाहिए, तब हम लोग को दिखेगा पूरा चेहरा। अच्छा अच्छा हाँ, अच्छा। बस ठीक है, इतना ठीक है। देखिए, ठीक ठीक है, हाँ मेरा ये जी कहना है कि जिस प्रकार पूर्ण पुरुष दल की परिकल्पना बहुत ही निंदनीय है, उसी जी प्रकार जी से मुझे नहीं लगता कि पूर्ण महिला दल की परिकल्पना को बहुत हम अप्रूव कर रहे हैं। देखिए, कोई भी महिला, एक महिला है या पुरुष है, वो एक समाज का प्रतिनिधित्व करती है। वो किसी लिंग का प्रतिनिधित्व नहीं करती है कि हम महिलाओं का ही प्रतिनिधित्व करेंगे या पुरुषों का प्रतिनिधित्व करेंगे। हमें पूरे, एक जब हम राजनीति करते हैं तो राजनीति में हमें सबका ध्यान रखना होता है, चाहे वो महिला हो, चाहे पुरुष हमें जो हो, मत चाहे तो कोई सब हो। देंगे, मत तो सबसे मांगना पड़ेंगे, चाहे महिला हाँ, हो चाहे पुरुष हो। तो हाँ हमारी जो सोच है वो ये है कि महिला दल बनाना कोई बहुत अच्छी सोच नहीं है। आप ये मत सोचिए कि आप महिला दल बना के केवल महिलाओं के लिए आप कार्य करेंगे। अरे, आप ऐसा दल बनाइए जो दल महिलाओं के लिए कार्य करे। हाँ, अगर आपको दल राइट। ही बनाना है तो आप हाँ तो दल ऐसा बनाइए दल जिसमें, बनाइए, यस सर, हाँ, बिल्कुल। सर, जिसमें सर मेरा महिला भी हो, टोटली पुरुष। एग्री, सर क्योंकि टोटली ये एग्री। क्योंकि ये मान लीजिए कि बिना पुरुषों, जैसे जैसे डॉक्टर साहब ने हम कहा आपसे सौ शुरू प्रतिशत में 100% कि सहमत हैं। हमारी कोशिश यही रहे कि ऐसा बनो कि आपकी बात सुनी जाए। जी, कि पुरुष और स्त्री एक प्रकार से अर्धनारीश्वर की जो हमारी हाँ परिकल्पना शुरू में हम लोग डिस्कस बिल्कुल। किया था और आज आपने उसको रिपीट किया। हम स्त्री और पुरुष को सेग्रीगेट नहीं करेंगे। ये हमारी एक दार्शनिक विरासत है कि हम सही महिला बात। दल, पुरुष दल, इस प्रकार की परिकल्पनाओं से अपने को नहीं जोड़ेंगे। हम दल बनाने के लिए स्वतंत्र हैं, और दल बना के हम हमारे दल को इस प्रकार से, जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा, कि हम अपने दल में इस प्रकार की संकल्पनाओं को स्थापित करें कि हमारा दल महिलाओं के कॉज को, महिलाओं के लिए जो एम्पावरमेंट के इश्यूज हैं, महिलाओं के जस्टिस के इश्यूज हैं, महिलाओं के इक्वालिटी के इश्यूज हैं, महिलाओं के वेलफेयर के इश्यूज हैं, उस पर काम करे और उसके प्रति बहुत ही संजीदा ढंग से काम करे। ये नहीं कि केवल एक उसमें हास्यास्पद ढंग से काम करे। तो इस विचार को परमानेंटली अपने दिमाग से आप इरेज कर दीजिए। बनाने को आप बना सकती हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार की विचार कभी आपके दिमाग में आना भी चाहिए। या तो आप एक स्थापित दल को ज्वाइन करिए और ज्वाइन करके उस दल को प्रेरित करिए कि वो महिलाओं की वेलफेयर के लिए, अच्छाई के लिए काम करे, और या
आप कम से कम अपनी बात रखिए दल के सामने कि नहीं, आपको महिलाओं के संबंध में ये विचार रखना चाहिए। तो थैंक यू मैं सर। इसीलिए, हाँ, प्रारंभिक इसीलिए मैंने, प्रारंभिक तो मतलब प्रारंभिक समय में ही मेरे विचारों में जो संशोधन आ गया, अच्छा हुआ मैंने अपनी बात कह दी, नहीं तो शायद मैं इसी उलझन में अपने आप को उलझाए रखती कि अब महिला दल होना चाहिए। लेकिन एक नहीं, स्पष्ट सोच ये मुझे मिली कि बहुत नहीं। अच्छा, आपने बहुत अच्छा प्रश्न उठाया। मैं बहुत खुश हूँ इस बात से कि हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं वो ये मत सोचे कि वो महिलाओं के लिए राजनीति करेंगे। नो 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 नो। जिस प्रकार से हम किसी पुरुष को ये इजाजत नहीं देंगे कि वो केवल पुरुषों के लिए राजनीति करे, वही तो लड़ाई है यार हमारी। और क्या लड़ाई है? हाँ यस जिस सर, दिन जिस महिला दिन और हमारा पुरुष को पुरुष, साथ में हाँ लेने की तो लड़ाई चल रही है सर। हाँ, वही तो। अब हम पुरुष पे जो आरोप लगा रहे हैं वही आरोप हम अपने पे लगाने लगे कि हम तो बताइए साहब, हम तो महिलाओं के लिए बस काम करेंगे। आज आरोप तो यही है ना कि पुरुष के लिए काम कर रहे हैं राजनीतिक दल, पुरुषों को स्पेस दे रहे हैं, पुरुषों का एम्पावरमेंट कर रहे हैं। वही जो हम, जिससे हम, हमारी असहमति है और वही हम अपने को ओढ़े हैं, तो ये तो हमारे अपने साथ बेईमानी होगी ना। तो मुझे थैंक यू लगता है कि सर। ऐसा, हाँ, विचारों ऐसा आपको में नहीं सोचना है। सर, जब तक हम अपनी बात प्रस्तुत नहीं करेंगे, विचारों में स्पष्टता और संशोधन नहीं होगा। नहीं, वो अच्छा हुआ, आपने सही किया, वो बहुत तो अच्छा सही लगा किया। सर। थैंक यू सो मच सर। ओके। वंशिका, वंशिका है क्या? आपने हैंड रेज किया हुआ था अभी, तो अभी आप गुड हेल्प इवनिंग कर सर। दीजिए। पूछिए, हाँ हाँ, हाँ, पूछिए। पूछिए। सर लाइक डॉक्टर ए के वर्मा सर ने बात मेंशन की कि अभी किसी पॉलिटिशियन ने बोले कि वुमेन सेफ नहीं है पॉलिटिक्स में, तो फिर जब सेफ ही है तो क्या फायदा रिजर्वेशन बिल का? जी, फिर से ये कहिए। पूछ रही है, ये पूछ रही है जी कि जी जैसा कि हम लोगों ने अभी कहा कि भाई इस समय का जो वातावरण है, वर्तमान वातावरण, उसमें महिलाएं अपने को राजनीति में सेफ महसूस नहीं करती हैं। तो जी जी। आपका, वंशिका जी का प्रश्न ये है कि जब वो सेफ महसूस नहीं करती हैं तो राजनीति ज्वाइन करने का क्या औचित्य है? नहीं, जो किसी के पास से आप सेफ नहीं होंगे, आप अपनी शक्ति से सेफ होंगे। आपको अपनी शक्ति से ही बचना है अपने आप को। जैसे हमने अभी आपको एक उदाहरण दिया था झांसी की रानी का, तो वो किसी के फरियाद लेके थोड़ी जा रही थी कि हम सेफ रहें। वो तो जो है निश्चय कर लिया था, लड़ना है मरना है, और अंग्रेजों को छूना नहीं देना, प्रतिज्ञा कर ली थी कि अंग्रेज हमारा शरीर भी नहीं छू पाए। तो ये तो आपके संकल्प की शक्ति पर निर्भर करता है कि कोई कुछ आपको कहता है कि नहीं कहता है। सेफ चाहे तो एक अंदर दर्द हो, अगर महिलाएं 4 इकट्ठी हो जाएंगे तो 10 लोग शांत हो जाएंगे। एक महिला के ऊपर 10 पुरुष हल्के पड़ जाते हैं। और हम तो यहाँ तक कहते हैं कि जैसे अभी हमने 1 तारीख को बुद्ध जयंती मनाई, एक बुद्ध के सामने यशोधरा भारी पड़ गई थी कि बुद्ध जी लौट के आए ना घर अपने, तो यशोधरा सपने कहा यशोधरा से जाके मिल लो आगे जिनके लिए अब रोती रहती है। तो उसने बड़ी प्यारी बात कही कि जो मैं थोड़ी छोड़ के घर गई थी, वे छोड़ के गए हैं, अगर उन्हें मिलना तो यहीं आए, हम वहां मिलने नहीं जाएंगे। तो ये क्या अरे लिखा कभी कभी हुआ है ना कि सच बुद्ध जी, वो मुझसे कहकर जाते। बुद्ध जी, हाँ, यदि मुझसे कह के जाते तो कि मुझे पथ की बाधा पाते, तो बुद्ध को उनसे मिलने जाना पड़ा। तो ये आपकी आप शक्ति निर्भर करेगा कि आप जो है वो उन गंदे लोगों के बीच में कैसे अपने को सुरक्षित रखते हैं। और फिर तो वो शक्ति माने भले ही कमजोर दिखती हो, है थोड़ी शक्ति कमजोर नारी तो शक्ति मानी जाती, शक्ति स्वरूप ही मानी जाती है। तो पहचान ना पाई शक्ति को, नारी शक्ति स्वरूप ही मानी जाती है। वो तो त्रिपाठी जब जी, तक ये माँ, एक जी एक यहाँ पे प्रसंग याद आ रहा है, हनुमान जी का जी प्रसंग याद आ रहा है जी जी कि जी। नारियां आजकल हनुमान जी हो गई हैं। हनुमान जी को एक हाँ श्राप था या पता नहीं क्या था कि उनको जब तक कोई हाँ याद नहीं दिलाता था कि आप कितने सर्वशक्तिमान हैं, हाँ तब तक हनुमान जी हाँ, अपने सही को सही। बहुत ही अकिंचन समझते थे, हाँ, समझते थे कि अरे हम वे तो कुछ समाज कर ही नहीं नहीं नहीं, सकते हैं। उन्हें उन्हें याद दिलाना पड़ती है, आप ये कर सकते हैं। हाँ, आप ये कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आज की नारियां हनुमान स्वरूपा हो गई हैं। उनको याद ही नहीं कि उनके अंदर शक्ति का कितना अरे पुंज वो तो छुपा शक्ति हुआ है स्वरूप भाई। ही माने, वे शक्ति स्वरूप ही माने गए हैं। पुरुष तो तो ये जो है प्रोग्राम शक्ति हमारा स्वरूप है। आपको याद दिलाने का है कि आप क्या हैं,
अपने को पहचानिए। सही हमें तो बात है। हंसी आती है जब महिलाओं के सशक्तिकरण की बात होती है, मुझे हंसी आती है कि जिसकी पूजा पुरुष पूरा समाज और पुरुष पूरा समाज करता है शक्तिमान के, उसी से हम कह रहे हैं कि अपने को सशक्त बनाओ। हे भगवान, कितनी बड़ी बनाना। विडंबना है अरे ये। वो हाँ? एक लाइन में मैथिली शरण में बड़ी प्यारी बात थी, नर से भारी नारी, नर में एक एक मात्रा, नारी में दो दो मात्राएं बड़ी की। नर से भारी नारी, तो वो तो ये आप तो आप शक्तिशाली। असुरक्षा का जो भाव है, असुरक्षा का भाव, तो देखिए आपको ये मनोवैज्ञानिक चीज है, इससे बाहर बस बस निकलना बस। पड़ेगा। हाँ, इससे बाहर आपको निकलना पड़ेगा। जब तक आपके अंदर ये दृढ़ता नहीं आएगी कि मैं शक्ति स्वरूपा हूं, मेरा कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। हाँ, ये जरूर है कि हमें इसके लिए अपनी जो सुरक्षात्मक चक्र है उसको डेवलप करना होगा, जिसके बारे में हम लोग शुरू में बात कर चुके हैं कि हमें अपना एक कोर ग्रुप बनाना होगा। हमें अकेले नहीं राजनीति करनी, राजनीति कोई अकेले करने वाली चीज नहीं है। जीवन आप अकेले जी सकते हैं, राजनीति आप कभी अकेले नहीं कर सकते, ये ध्यान रखिएगा। राजनीति में आपको एक अपना, पहले शुरू में मैंने आपको बताया था कि एक छोटा सा अपना कोर ग्रुप बनाना पड़ेगा, फिर उस ग्रुप को कैसे बढ़ाना पड़ेगा, इन सब पे हम लोग बातें कर चुके हैं। और जिस दिन आप ये सब कर लेंगे, उस दिन आपके अंदर से ये भय वय सब जो है निकल जाएगा। जैसा कि डॉक्टर साहब ने बहुत ही बात कहा कि एक नारी 100 पे भारी, है ना। तो उसी प्रकार से अगर एक नारी में 10 नारियां आ जाए, मतलब एक संगठन बना ले, तो किसी की मजाल नहीं है कि आपको छू भी सके और टच कर सके। और कैसा डर और कैसा भय, और डर और भय से सर जीवन अगर नहीं हम चलता, ये ध्यान रखिएगा। अरे डर और भय से जीवन नहीं चलता। छोटी सी बुंदेलखंड में एक रिवाज है, रिवाज। हाँ, सुना भाई देखें भैया वर्मा जी। तो फिर आप हेलो। जैसे एक मिनट, बुंदेल, कोई पूछना चाहता है, वंशिका जी हाँ जी पूछना जी जी। चाहते हैं। हाँ वो पूछिए पूछिए। बोलिए वंशिका जी, बताइए। बोलिए। हाँ, सर जैसे अगर हम करंट की सिचुएशन देखें, रेट्स इंक्रीज हो रहे हैं, जब देश की प्रेसिडेंट कुछ नहीं कर पा रही तो हम कॉमन पीपल क्या करेंगे? जो ये तो कॉमन वर्मा जी ज्यादा पीपल कर सब। जो कॉमन पीपल वर्मा कर जी। सकता है वो कोई विशेष पर्सन नहीं कर सकता, ये ध्यान रखिएगा, है ना। कॉमन पर्सन इज ए पर्सन हु इज वेरी अनकॉमन, ये ध्यान रखिएगा। और जिस दिन आप कॉमन बन जाइएगा ना, उसी दिन आप सामान्य अनकॉमन व्यक्ति, होके, हाँ, सामान्य उसी दिन व्यक्ति आप अनकॉमन होके असामान्य है। सबसे ऊपर हो जाएंगे। हाँ, असामान्य है नहीं और अपने को। समय। यही तो मैं कह रहा हूँ कि आप हनुमान हैं और आपको हाँ, अनुभूति ही नहीं इसके अंदर कि बस आपके बस अंदर बस क्या है। अपने को रियलाइजेशन कराइए। हमारे यहाँ जो अध्यात्म की सबसे बड़ी ऊंचाई है वो यही कहती है कि अपने को पहचानो, हु एम ना। आई। और हाँ कोई अध्यात्म से इससे बड़ी चीज नहीं है। वो इसीलिए ऋषि एक मुनि एक किसी को नहीं पहचानते, स्वयं अपने को पहचानने के लिए तब करते हैं कि हु एम आई। तो महिलाओं को ये हुए है। समझना होगा कि हु आर दे, हु एम आई, अपने को पहचानिए। अपने को, आपको एक कठपुतली समझ बना दिया गया है कि एक सेक्स सिंबल है महिला, एक महिला बड़ी अशक्त है, बेचारी है, तो पुरुष पे निर्धारित है। अरे, अगर ऐसा आप मान के चलिएगा तो ऐसे ही बनी रहिएगा। यू हैव टू ब्रेक ऑल दीज बैरियर। यू आर नॉट व्हाट यू हैव बीन टॉट, यू आर समथिंग वेरी डिफरेंट। आपको रियलाइजेशन इसका कब होगा और कैसे होगा, यही तो आपकी लड़ाई है। जब आप इस लड़ाई को लड़ेंगी, तब आपको समझ जो में हमारा आएगा कि हाँ, वास्तव वास्तव में जो आप जो समझ रहे हमारा थे, जो जो समाज हमारा आपको समझ रहा था, हमारा वो ठीक नहीं है। जी, हमारा सांस्कृतिक मिथक है ना, जो उस मिथक को सार्थक करना है आपको। सांस्कृतिक मिथक क्या है कि नारी शक्ति स्वरूपा है, पुरुष शक्ति का धारक है। पुरुष शक्ति स्वरूपा नहीं है, वो धारक है केवल। जैसे ऊर्जा है, बिजली वो शक्ति है। बल जलाना बल है पुरुष। शक्ति से बल जल जाएगा, अगर ऊर्जा नहीं होगी तो बल नहीं जलेगा। इतनी बड़ी ताकत भगवान ने आपको दी है कि आप शक्ति स्वरूपा हैं, और भारत ने उसको पहचाना है, तो उसको हमें शक्ति स्वरूपा है, हम उसको शक्ति का प्रयोग करेंगे। पूजा जी कुछ कहना चाहती है, डॉक्टर पूजा सिंह। कहिए कहिए कहिए। जी सर, प्रणाम सर। सुना मैंने, आपको बहुत अच्छा लगा। जब आपकी धन्यवाद छात्र धन्यवाद जीवन धन्यवाद। की राजनीति चल रही थी तो शायद तब मेरा जन्म भी नहीं हुआ था। 76 में आपने शुरुआत किया था। तो बहुत अच्छा लगा सुन के सर। लेकिन आप उस समय के लोग और अभी के लोग, जैसे दो उदाहरण आपने दिया, चंद्रशेखर आजाद जी जी का और झांसी की रानी जी का, मिलना जी मुश्किल जी। है सर। 100 हाँ वो मीटर पे सही है, लोगों का सही। व्यक्तित्व बदल जाता है। वक्त अभी यहाँ कुछ बोलेंगे, फिर वहां जाके एकदम से 90 डिग्री चेंज हो जाएगा। तो अभी मैं भी ये जीवन में सीख रही हूँ कि पॉलिटिकली आपको करेक्ट होना बहुत आवश्यक है अगर आप पब्लिक लाइफ में हैं तो ये सर, इस चीज को कैसे डील किया जाए?
देखो जैसे मतलब सब हमने अभी अपना स्वार्थ देख रहे हैं सर, जैसे बाहर निकलिए तो उसमें हाँ बुराई भी नहीं है, बस अपना वर्चस्व, नहीं ऐसा नहीं कि कोई उनको कोई 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 फायदा दिक्कत चाहिए। नहीं, स्वार्थ भी आप देखें तो जी स्वार्थ के भी सिद्धांत होना चाहिए, आपके निजी स्वार्थ के भी सिद्धांत होना चाहिए कि हम इन स्वार्थों को पूर्ति के लिए ये नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे। जैसे हमारे अपना खाना ही ले लो, खाना से बड़ी आवश्यकता तुम्हारी कोई है नहीं, लेकिन कोई हमें अपमान करके खिलाए तो क्या हम खा लेंगे? कोई हमारे सामने कुत्ते इधर रोटी फेंक लो, खा लो, भूखे हो तो पाठी जी आप खा लीजिए, तो क्या हम खा लेंगे? हमें मान की रोटी चाहिए। एक गांधी जी का किस्सा याद आता है मार्क्स के बारे में, और गांधी से पूछा गया मार्क्स में आप में क्या अंतर है, तो गांधी को उत्तर दिया था कि मार्क्स को रोटी ही चाहिए, मुझे रोटी भी चाहिए, लेकिन रोटी के अलावा भी कुछ चाहिए, वो है मान सम्मान स्वाभिमान। तो हम अपने स्वाभिमान, हम स्वार्थ के लिए जा रहे हैं, स्वार्थ के भी तो कुछ स्वाभिमान होंगे अपने, उनसे समझौता नहीं करेंगे हम। माने हमें जो भी हमारे लोग हैं, लालच, उनके भी तो सिद्धांत होते हैं, और हम बिना सिद्धांत के जाएंगे तो हम बेके हुए आदमी हैं, फिर तो हम बहुत बेकार आदमी हो गए। हर चीज देखो, बुराई का भी एक सिद्धांत होता है, बुराई का भी एक सिद्धांत होता है, ऐसा नहीं है बुराई करने वाले कोई सिद्धांत नहीं होता है उसका भी। हमने कई दस्युओं से भेंटें की हैं, तो वो कहते थे कि हमने कभी किसी बहन पर हमला नहीं किया, बहनों से राखी बांधवाई है और उनके उनके बेटियों की शादी सहयोग किया है, लेकिन हाँ धनाढ्यों को छोड़ा नहीं है। तो हमें लगा डाकुओं को भी सिद्धांत है कुछ ना। तो हर 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 क्षेत्र में कहीं जाएं आप, किसी नीति को स्वार्थ को ले जाएं, उसके भी सिद्धांत बनेंगे। कहीं ना कहीं नीति आपको बनाना पड़ेगी, बिना नीति की राजनीति नहीं होगी। राज माने आपको नीति के सहारे ही मिलेगा। वो नीति अच्छी है बुरी जिस पे बहस हो सकती है, वो नीति सही है गलत है लेकिन बहस हो सकती है, लेकिन नीति तो होगी। ठीक है सत्य जी। अच्छी बात। धर्मेंद्र जी, और देखिए किसी का कोई प्रश्न हो या किसी की कोई प्रतिक्रिया हो तो उसको दीजिए, और फिर अब सर को हम लोग। जी, किसी की और कोई प्रतिक्रिया हो, चाहे कोई सवाल अगर हो तो आबिदा मैम कुछ कहना चाह रही है? नमस्कार सर, आप सभी को नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। सर का अभी सर ने बात कही थी कि इससे पहले की जो हाँ राजनीति रही है 20-25 वर्ष से कुछ चेंजेस आ रहा है। तो सर जैसे हम पढ़ाते हैं, हम लोग भी तुलना करते हैं उस चीज की। तो सर पहले जो नेता होते थे, जैसे अभी स्वार्थ की राजनीति की बात आई थी, तो स्वार्थ जी जी होता था लेकिन उनका इतना नहीं होता था कि वो जनता का हित ना करे। तो आजकल जनहित की बजाय दल हित या स्वार्थ हित पे लोग कार्य करते हैं। जैसे पहले नेता होते थे तो जवाबदेही होती थी सर। जैसे लाल बहादुर शास्त्री जी की बात अगर हम करें, एक रेल दुर्घटना हुई थी अरे वो तो वो तो इतने अद्वितीय उससे अद्वितीय वो हो गए थे, अद्वितीय अद्वितीय थे वो तो। जी 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 सर, इतने परेशान हो गए थे, उन्होंने अपने ऊपर उसकी जवाबदेही ली कि मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूँ और मैं अपने पद से पद त्याग कर देता हूँ। तो सर उस समय के नेता और इस समय के नेता में अंतर आ गया है। अभी एक चीज आपने और बोली थी सर कि लोग जो है बहुत सुरक्षा लेकर चल रहे हैं। आप जनप्रतिनिधि हैं तो आपको सुरक्षा की जरूरत क्या है? और एक चीज और हो गई सर कि जैसे लोग हैं कि वोट दिया आजकल तो सर, जबकि अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली को अपनाया गया है कि जो है प्रत्यक्ष रूप से पता नहीं जी जी चलेगा कि आपको वोट किसने दिया है, लेकिन फिर भी लोग अंदाजा लगा लेते हैं कि इसने वोट दिया और इसने नहीं दिया होगा। तो सर जब वो कार्य करते हैं अपने क्षेत्र में तो उन लोगों को छोड़ देते हैं जिन्होंने उन्हें वोट नहीं दिया। अगर आप जनप्रतिनिधि चुनेंगे, क्योंकि सर लोकतंत्र का त्योहार है चुनाव, तो कोई अच्छी किसी को पसंद करता है, कोई किसी को पसंद करता है, तो हमको वो चीज सही नहीं बात। करनी चाहिए। तो सर उसके लिए कुछ ऐसा हो कि चेंज हो इन चीजों में कि आप एक जनप्रतिनिधि के रूप में, मान लो कि आपको लोगों ने पसंद नहीं किया, तो आप अपना ऐसा कार्य करें कि लोग आपको पसंद करें। तो वो चीज बहुत कम जी देखने को मिलती है। तो सर उसके बारे में कुछ बताइए आपकी और क्या चेंज कर सकते हैं हम अपने आप में, क्योंकि सर आपने राजनीति में बहुत लंबा समय बिताया है, ज्ञान है आपको। जैसे आपने कहा कि महिला प्रशिक्षण होना चाहिए, वर्मा सर का बहुत बहुत धन्यवाद हाथ जोड़कर कि सर ने एक प्लेटफॉर्म बनाया कि हम सभी महिलाओं को यहाँ पर जोड़ा, एक प्रशिक्षण दिया जा रहा है महिलाओं को। तो मैं इसीलिए जुड़ी थी इसमें कि हाँ मैं भी कुछ सीख सकूं। जिस क्षेत्र में मैं पढ़ाने जाती हूँ बहुत ही इंटीरियर है वो, वहां पे बिल्कुल जागरूकता की
कमी इतनी ज्यादा है कि अजागरूकता ही कहेंगे हम सीधा उन्हें। तो सर कुछ ऐसी चीजें कि मान लो कि मैं ही कल राजनीति में अगर पहुंचती हूँ तो मेरे अंदर वो भावना ना आए कि हाँ मैंने इसके लिए कार्य करना है और इसके लिए नहीं करना है। तो सर उसके लिए हम क्या पैमाना निश्चित कर सकते हैं अपने लिए? असल में जब आप प्रतिनिधि बन जाते हैं तो वो अभी हमने उदाहरण दिया था कि पटेल साहब का नेहरू जी का एक जी जी कि एक वोट से नेहरू जी का प्रस्ताव पारित हो गया, पटेल का पारित नहीं हो पाया। जी जी सर। तो उसमें जो पटेल साहब ने ये ज्ञानी जैल सिंह जो राष्ट्रपति बने थे उनको फटकार दिया था उनके घर जाके कि अब वो कांग्रेस का प्रस्ताव हो गया, पटेल नेहरू का खत्म हो गया। जब सर्वसम्मति से मान्य हो गया तो वो सबका प्रस्ताव माना। तो है क्या कि अब जब हम कोई काम करने जा रहे हैं और हमारा काम करने का लक्ष्य सही है और हमें अपना दल का समर्थन है और जनता ने हमें चुन लिया है, तो हम जवाबदेही हमें जनता के प्रति ज्यादा है। तो जनता ने, दल ने तो हमें पेश किया है कि इन्हें चुना जा सकता है और जनता ने वो दल के ही सिद्धांतों को ध्यान में रख के आपको चुन लिया गया है। तो आपको जनता की तो समस्याओं को ध्यान देना ही पड़ेगा, पहला काम जनता का है। तो जनप्रतिनिधि अगर जनता की बात नहीं सुनेगा फिर कौन सुनेगा? और सबसे बड़ी समस्या क्या है कि जनप्रतिनिधि क्या हो गया है कि वो अपने को अधिकार संपन्न समझने लगा कि हम वीआईपी हो गए और वो वीआईपी कल्चर जो चल गई है वो उसके दिमाग में घुस जाती, जबकि वीआईपी वो है नहीं। वीआईपी जनता ही है, वीआईपी तो जनता ही है जिसने आपको इतना अधिकार दिया है। हमने आप देखो कि उसने आपको अपना मत देकर इतना ताकतवर बना दिया कि आप विधानसभा में जाके अपनी बातें रख सकते हैं। तो आपको अपनी बात थोड़ी रखनी है, आपको जनता की बात रखनी है। जी जी सर। आपको अपनी बात रखनी नहीं है तो जनता के प्रतिनिधि हैं आप। तो ये होता क्या है कि जो लोग पहुंच के अपनी बातें पर ध्यान देते हैं, अब तो और गिरावट आ गई है, लोग ठेकेदारी पर ध्यान देते हैं, लोग दुनिया भर के अपने और कामों पर ध्यान देते हैं लेकिन जनता के प्रति ध्यान नहीं देते हैं। अच्छा, क्योंकि उन्हें लगता है कि जनता तो अपने दल के सहारे से, संगठन के सहारे से, पैसे के सहारे से इन सब किए थे। अगर जनता ने तय कर लिया, मतदाता ने तय कर लिया कि मत हम अपना बिकने नहीं देंगे, मत हम अपना लुटने नहीं देंगे, मत हम अपना जो है किसी जाल में फंसने नहीं देंगे, तो फिर देखो आप कितना बढ़िया लोकतंत्र चलता है। और हम अपने को बिकने दें, लुटने दें, जाल में फंसने दें तो लोकतंत्र तो धीरे धीरे कमजोर हो ही जाएगा। नाम का लोकतंत्र रहेगा लेकिन ढांचा तो यहाँ पे उसका रह जाएगा, मांस तो खप जाएगा। त्रिपाठी जी एक चीज मांस तो हम ही लोग चढ़ा पाएंगे। इजाजत हो तो आपको मैं हेलो, जोड़ूं यहाँ पे एक चीज मैं जोड़ना चाहता हूँ। बहुत अच्छी आपने बात कही डॉक्टर आबिदा। आपने जो प्रश्न उठाया आप वो बहुत ही लोकतंत्र का जी खूबसूरत प्रश्न है और मुझे ये जी लगता है कि जी हमारे जहन में, जैसे राजनीति में, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि जब हम राजनीति में एंटर करें तो हमारे पास कुछ अपने वैल्यू सिस्टम होना चाहिए, ठीक है ना। जो राइट राइट सोसाइटी के वैल्यू सिस्टम है, जो हमारे दल के वैल्यू सिस्टम है, जो हमारे पॉलिटिकल इको सिस्टम के वैल्यूज हैं, वो तो अपनी जगह पे जो है सो है ही है। हमारे अपने वैल्यू सिस्टम के साथ हम एंटर करें। जैसे महादेवी वर्मा ने एक बार कहा था कि राजनीति में हम जीवन के क्षेत्र में एक बहुत भारी मूल्यों की गठरी लेके उतरते हैं, लेकिन उसमें से अगर एक दो मूल्य भी हम लेके जीवन अपना पार कर सके तो वो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। उसी प्रकार से आप राजनीति में कुछ मूल्यों की गठरी लेके उतरे और उसमें जो सबसे, मुझे लगता है कि लोकतंत्र में जो सबसे अहम मूल्य है वो ये है कि लोकतंत्र का तकाजा तो बहुमत से जीतने का है, लेकिन लेकिन जब हम जीत जाते हैं तो हम बहुमत और अल्पमत वाले ढांचे में अपने को फ्रेम नहीं करें। हम जनमत के ढांचे में अपने को फ्रेम करें कि मुझे जनता ने चुना है। हम एक निर्वाचन क्षेत्र के प्रतिनिधि होते हैं और लिहाजा मुझे नहीं लगता कि हमको ये धारणा कभी मन में आने भी देना चाहिए कि हम इसका काम करेंगे और उसका काम नहीं करेंगे। यही आपकी समस्या थी ना कि भैया जो लोग जीत रहे हैं वो एक का काम करते हैं, दूसरे का काम नहीं करते हैं, जिन्होंने वोट नहीं दिया। तो जो लोग ऐसा करते हैं उनको करने दीजिए, उनके तो आप कुछ कर नहीं सकते क्योंकि दे हैव देयर ओन वैल्यू सिस्टम्स, ठीक है ना। लेकिन आपकी जो मूल्य की संरचना है जीवन में राजनीतिक, वो इसी पे शुरू होनी चाहिए कि फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, अर्थात पहले
आओ पहला निर्वाचित हो, ये है अधिक वोट पाओ निर्वाचित हो, ये हमारा कंसेप्ट है। चाहे आपको 25% वोट मिले, चाहे 30% मिले, चाहे 35% मिले। उत्तर प्रदेश में आप जानती है मायावती की सरकार 30% पे बनी थी, हाँ, अखिलेश यादव की सरकार 29% पे बनी थी। तो 28 और 29% पे लोग सरकारें बना लेते हैं, तो जाहिर है कि जो अधिक अधिक जो कंपोनेंट है वो तो उनके विरोध में हो गया। लेकिन वो कहे कि नहीं साहब हम तो 28% वालों के लिए ही शासन करेंगे, हम तो 29-30% वालों के लिए ही शासन करेंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। इसीलिए आपने अपने प्रधानमंत्री को सुना होगा कि उन पे जो आरोप लगाए, लेकिन आज तक उन्होंने 140 करोड़ लोगों के अलावा कोई शब्दावली प्रयोग किया नहीं है। उन्होंने हमेशा यही कहा कि मैं 140 करोड़ लोग, हमको पता है कि हमको कितने लोगों ने वोट दिया है, वो तो इलेक्शन कमीशन का नंबर ही बता देता है कि कितने लोगों ने वोट दिया है, कितने लोगों ने नहीं दिया है। लेकिन कहा उन्होंने ये कि हमने 140 करोड़ लोगों का हम प्रतिनिधि हैं। तो आप अपने को इस प्रकार के फ्रेम में डालें। आपका वैल्यू सिस्टम ये होना चाहिए कि लोकतंत्र में पॉलिटिकल कंपटीशन का तकाजा है कि आपको बहुमत से ही जीतना है, लेकिन जीत जाने के बाद आप बहुमत और अल्पमत के खांचे में अपने को वोट बांट नहीं नहीं बांट सकते रहे हैं, हैं। आप नहीं नहीं बांट बांट सकते। ये आपका फंडामेंटल वैल्यू सिस्टम होना चाहिए, इसको लेके राजनीति में आप प्रवेश करिए। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मुझे लगता है कि अब हम लोग को और कोई प्रतिक्रिया नहीं लेनी है। बहुत ही शानदार सेशन रहा है आज का। जो एक भाव शुरू से लेकर अब तक है मन में, सर ने जब प्रोग्राम शुरू किया था तो कहा था कि मोटिवेट, एजुकेट एंड ट्रेन। 1 महीना बीत चुका है, मुझे लग रहा है कि ये पहला वाला सेक्शन जो मोटिवेशन वाला था वो हम लोग को अब पार कर जाना चाहिए। आज के बहुत सारी आपकी दुश्चिंताओं से ये बात जरूर थोड़ा सा और अभी भारी लग रही है कि मोटिवेशन वाले पार्ट पे हम लोग कितना सफल हो पाए हैं। वो सारी निगेटिविटीज, पॉलिटिकल कल्चर की जो भी वास्तविकताएं हैं, डरावनी हैं, भयावह हैं, अगर सब कुछ ठीक ही होता तो शायद सीएसएसपी को या वर्मा सर को इस तरह के प्रयास को करने की जरूरत नहीं पड़ती। 80 साल की उम्र में उदय सर को आज 2 घंटे बैठाने की जरूरत शायद नहीं होती। बट वो हकीकत है, जो भी आप सोच रही हैं वो हकीकत है। बट उसी हकीकत को, उसी वास्तविकता को बदलने का एक गिलहरी प्रयास हो रहा है हम लोगों की तरफ से। और वो तब तक नहीं हो पाएगा जब तक हम अपना मन मानसिकता नहीं बदलेंगे, हम अपने दिमाग में वो पॉजिटिविटी नहीं लाएंगे। वंशिका, जिस निगेटिविटी के साथ आप कह रही हैं वो निगेटिविटी खत्म करिए। और मुझे लगता है कि हमको हाईली पॉजिटिव होना होगा। हमको ये प्रण करना होगा, ये सोचना होगा कि जिस दिन हम आगे बढ़ेंगे हम वो सारी बैरियर्स को तोड़ लेंगे। जिस दिन हम आगे बढ़ेंगे हम वो सारी पुरानी की पुरानी संस्कृति को खत्म कर लेंगे। पुरुष और स्त्री में बराबरी की बात होती है, लेकिन हम कैसे कह दें कि बराबर है? एक पुरुष पूरे जीवन अपने ससुराल को अपना घर नहीं मान पाता, और एक इस लड़की जिस दिन शादी करके आती है उसी दिन से उस घर में उसका कब्जा हो जाता है। मैं हमेशा मानता हूँ कि स्त्री बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी शक्ति है। बात समानता की नहीं है, समानता से बहुत आगे है। जिस दिन आप अपने आप को एक्टिव कर लेंगी, ये राजनीति में, वो राजनीतिक दलों में आप माइनॉरिटी में हो सकती हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आप बहुत प्रभावी रहेंगी। अकेले सुषमा स्वराज ने जिस हिसाब से पार्टी को चलाया, कभी मुझे नहीं लगता है कि कोई ऐसी बात उनकी रही हो जिस बात को उनकी पार्टी में सुना न गया। अकेले इंदिरा जी ने जिस हिसाब से पार्टी को चलाया, अपने लंबे समय तक पार्टी को चलाया, अकेले मायावती पार्टी खत्म कर दी, लेकिन अकेले अपने हिसाब से जिस तरह से चला रही है, मुझे नहीं लगता कि उनको कभी किसी बहुमत की या किसी की जरूरत पड़ती है। तो आपके अंदर शक्ति है, आप शक्ति स्वरूपा है। अपने आप पर यकीन करने की जरूरत है। आज का ये सेशन बस इतना ही कहता है कि आप अपने ऊपर यकीन करके, अपने मूल्य, अपने मानक स्थापित करके और राजनीति के क्षेत्र में आइए। ये राजनीति का पूरा क्षेत्र आपके लिए पलक पावड़े बिछा के स्वागत करने को तैयार है और करेगा। आज का सेशन यही हम समाप्त करेंगे। पुनः हम लोग थर्सडे को मिलेंगे किसी नए एक्सपर्ट के साथ, और हम लोगों का प्रयास होगा कि अब हम लोग ट्रेनिंग की तरफ आगे बढ़े। मुझे लगता है कि मोटिवेशन का सेशन अब आज खत्म होना चाहिए, और आप लोग हाईली मोटिवेटेड फील करोगे अपने आप को। ये हम लोगों की अपनी अपेक्षा भी रहेगी और अपनी इच्छा भी रहेगी। ये चिंताएं छोड़िए। राजनीति का क्षेत्र खराब है, अब ये भूल जाएंगे। राजनीति का क्षेत्र इसलिए खराब है कि आप जैसे लोग राजनीति में नहीं है। जिस दिन राजनीति में आप जैसे लोग आ जाएंगे, राजनीति का क्षेत्र बहुत ही अच्छा होगा। ठीक वैसे ही अच्छा होगा जैसे आपका परिवार अच्छा है। इसी उम्मीद के साथ अगले थर्सडे की मुलाकात की अपेक्षा में
सभी को सादर प्रणाम। थैंक यू नमस्कार। वेरी मच। हाँ नमस्कार भैया, नमस्कार पंडित जी, नमस्कार। बहुत सर, बहुत सर, अच्छा, आपको बहुत अच्छा धन्यवाद सेशन रहा। सर। हाँ, जी बहुत आप थैंक यू सबको वेरी मच। धन्यवाद, आप सबको। जी नहीं, बहुत एंजॉय किया, बहुत अच्छा सेशन रहा आज।